अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज़ बाय इब्ने सफ़ी। पुरस्कार चीखें। मूडी एक रोमांचज़दा नौजवान अमेरिकन था। मशरिक को 20वीं सदी के साइंसी दौर में भी पुरस्कार समझता था। उसने बचपन से अब तक ख्वाब ही देखे थे, धुंधले और पुरस्कार ख्वाब जिनमें आदमी का वजूद बैक वक्त मुतअद्दिद हस्तियां रखता है। बहरहाल उसकी सूरियत पसंदी उसे मशरिक में लाई थी। उसका बाप अमेरिका का एक मशहूर करोड़पति था। मूडी बज़ाहिर मशरिक में इसकी तजारत का निगरान बनकर आया, लेकिन मकसद दरअसल अपनी सूरियत पसंदी की तस्कीन था। वो शराब के नशे में शहर की गली कूचों में अपनी कार दौड़ाता फिरता। ऐसे हिस्सों में कम से कम एक बार जरूर गुजरता जहां कदीम और टूटी फूटी इमारतें होती थी। शाम का वक्त उसके लिए बहुत मौजू होता। सूरज की आखिरी शुआएं सदा साल पुरानी इमारतों की शिकस्ता दीवारों पर पड़कर अजीब सा माहौल पैदा कर देती थी, और मूडी को अपनी रूह इन्हीं साल खुर्दा दीवारों के गिर्द मंडलाती हुई महसूस होती। आज भी वो आलमगीरी सराय के इलाके में अपनी कार दौड़ाता फिर रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था। धुंधलके की चादर आहिस्ता आहिस्ता फिजा पर मुसल्लत होती जा रही थी। मूडी की कार एक सुनसान और पतली सी गली से गुजर रही थी। रफ्तार इतनी धीमी थी कि एक बच्चा भी दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता था। मूडी अपने ख्वाबों में डूबा हुआ हौले हौले कुछ गुनगुना रहा था। अचानक किसी ने कार का पिछला दरवाजा जोर से बंद किया। आवाज के साथ ही मूडी चौंक कर मुड़ा, लेकिन अंधेरा होने की बिना पर कुछ दिखाई न दिया। दूसरे लम्हे में मूडी ने अंदर रोशनी कर दी और फिर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप कर रह गए। बुझा दो, खुदा के लिए बुझा दो, उसने एक कपकपाती हुई सी आवाज सुनी। मूडी ने गैर इरादी तौर पर स्विच ऑफ कर दिया। अंदर फिर अंधेरा था। मुझे बचाओ, पिछली नशिस्त पर बैठी हुई लड़की ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। लहजा मशरकी मगर जुबान अंग्रेजी थी। अच्छा अच्छा, मूडी ने बौखलाकर सर हिलाते हुए कहा और कार फराटे भरने लगी। काफी दूर निकल आने के बाद नशे के बावजूद भी मूडी को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर वो इसे किस तरह बचाएगा, किस चीज से बचाएगा। मैं तुम्हें किस तरह बचाऊं, उसने भराई हुई आवाज में पूछा। मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए, मैं खतरे में हूं। कोतवाली, मूडी ने पूछा। नहीं नहीं, लड़की के लहजे में खौफ था। क्यों? अगर तुम खतरे में हो तो उससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आप समझते नहीं, इसमें इज्जत का भी तो सवाल है। मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकता। बहरहाल जहां कहो उतार दूं। मेरे खुदा, मैं क्या करूं, लड़की ने शायद खुद से कहा। उसकी आवाज में बड़ी कशिश थी, ख्वाबनाक सी आवाज थी। इतनी ही देर में मूडी को इस आवाज में कदीम असरार की झलक महसूस होने लगी। क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? मूडी ने पूछा। है तो, लेकिन इस वक्त घर का रुख करना मौत को दावत देना होगा। तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। मुझे बचाइए, मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक गैर मुल्की हैं। बात क्या है? ऐसी नहीं जिस पर आप आसानी से यकीन कर लें। फिर बताओ मैं क्या करूं? मूडी ने बेबसी से कहा। मुझे अपने घर ले चलिए, लेकिन अगर वहां कुत्ते ना हो। मुझे कुत्तों से बड़ा खौफ मालूम होता है। घर ले चलूं? मूडी थूक निकल कर रह गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ख्वाबों में से एक ने अमली जामा पहन लिया हो। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, कुत्ते हैं तो, मगर खतरनाक नहीं। मूडी ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। लेकिन खतरा किस किस्म का है? उसने लड़की से पूछा। इत्मीनान से बताने की बात है, लड़की बोली। अगर मैं यही बताना शुरू कर दूं तो आप हंसी में उड़ा देंगे और कुछ ताजुब नहीं कि कार से उतर जाने को कहें। मूडी खामोश हो गया। उसने इस लड़की की सिर्फ एक झलक देखी थी और सर से पैर तक लरज कर रह गया। उसने मशरिक़ कदीम के मुतल्लिक बहुत कुछ पढ़ा था, बचपन ही से पढ़ता आया था। इस लिटरेचर की पुरस्कार मशरिकी हसीनाएं उसके ख्वाबों में बस गई थी। बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वह अंदर रोशनी करके एक बार उसे देखे। कितना पुरस्कार चेहरा था, कैसी ख्वाबनाक आंखें। उसे उसके गिर्द रोशनी का एक दायरा सा नजर आया था। पता नहीं ये उसका वहमा था या हकीकत। उसने स्विच ऑन करना चाहा, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। लड़की भी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी मूडी के जहन में गूंज रही थी। बंगला आ गया और कार कंपाउंड के फाटक में मोड़ दी गई। मूडी कार को गैराज की तरफ ले जाने की बजाय सीधा पोर्च की तरफ लेता चला गया, और फिर थोड़ी ही देर बाद उसके सामने उसके ख्वाबों की ताबीर खड़ी थी। एक नौजवान मशरिकी लड़की, जिसके खुदोखाल मूडी को बड़े क्लासिकल किस्म के मालूम हो रहे थे। वह मशरिकी ही लिबास में थी, लेकिन लिबास से खुशहाल नहीं मालूम होती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। बैठो, मूडी ने हकलाकर सोफे की तरफ इशारा किया। लड़की बैठ गई। मूडी इस इंतजार में था कि लड़की खुद ही गुफ्तगू करेगी, लेकिन वो खामोश बैठी फर्श की तरफ देखती रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो यहाँ आने का मकसद ही भूल गई हो। मूडी कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसकी खामोशी का वक्फा बढ़ते ही गया तो उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? लड़की चौंक पड़ी, और इस तरह चौंकी जैसे उसे मूडी की मौजूदगी का एहसास ही न रहा हो। ओह, उसने होंठों पर जुबान फेर कर कहा, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मूडी बोला। कुछ पिएंगी आप? जी नहीं, शुक्रिया।
लड़की ने सूटकेस को फर्श पर रखते हुए कहा। वह फिर खामोश हो गई। अब मूडी को उलझन होने लगी। आखिर उसने उसे असल मौजू की तरफ लाने के लिए कहा, मैं हर तरह आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूं और किस तरह गुफ्तगू शुरू करूं, लड़की बोली। आप कुछ कहिए भी तो, मूडी ने झुंझला कर कहा। दरअसल उसका नशा उखड़ रहा था। ऐसी हालत में वह हमेशा कुछ चिड़चिड़ा सा नजर आने लगता। जरा 1 मिनट ठहरिए। लड़की सूटकेस को फर्श से उठाकर सोफे पर रखते हुए बोली, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे यहां तक लाए। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त और करूंगी। कहिए कहिए, मूडी सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी एक चीज आपके पास अमानतन रखवाना चाहती हूँ, लड़की ने कहा और सूटकेस खोलकर उसमें से आबनूस की एक छोटी सी संदूकची निकाली। और फिर जैसे ही मूडी की नज़र इस संदूकची पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि इस संदूकची में जवाहरात जड़े हुए थे। ये हमारे मुल्क की एक कदीम मलका का सिंगारदान है, लड़की उसे मूडी की तरफ बढ़ाते हुए बोली। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रखिए। क्यों, वजह? बात यह है कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। कुछ लोग इसकी ताक में हैं। आज भी उन्होंने इसे उड़ाना चाहा था, लेकिन मैं किसी तरह बचा लाई। घर में तना रहती हूँ। मगर यह आपको मिला कहाँ से? क्या आप समझते हैं कि मैं कहीं से चुरा लाई हूँ? ओहो, ये मतलब नहीं, मूडी जल्दी से बोला। बात यह है कि मेरी ज़ाहरी हालत ऐसी है कि मैं इसकी मालिक नहीं हो सकती। लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। आप मेरा मतलब नहीं समझी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लड़की ने एक तवील सांस लेकर कहा। मैं दरअसल यहाँ के एक कदीम शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। यह सिंगारदान मुझ तक विरासत में पहुँचा है। अब मैं इस खानदान की आखिरी फर्द हूँ। सचमुच? मूडी बेचैनी से पहलू बदलता हुआ बोला। वो सोच रहा था कि शायद अनकरीब उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। हाँ, तो आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि मैं इसे कहीं से चुरा कर लाई हूँ। देखिए, आप ज्यादती कर रही हैं, मूडी ने कहा। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं इसकी हिफाजत करूंगा शहजादी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक खतरे से आगाह कर दूं। हो सकता है कि वो लोग इसे हासिल करने के सिलसिला में आपको कोई नुकसान पहुंचा दें। नामुमकिन, मूडी अकड़ कर बोला। मैं उड़ते हुए परिंदों पर निशाना लगा सकता हूँ। यहाँ किसकी मजाल है कि मेरी कंपाउंड में कदम रख सके? एक बार फिर सोच लीजिए, लड़की ने उसे टटोलने वाली नजरों से देखकर कहा। मैंने सोच लिया, मैं आपकी मदद करूंगा। अभी आप कह रही थी कि आप तन्हा रहती हैं। जी हाँ, लेकिन आप इसे कब वापस लेंगी? जब भी हालात साजगार हो गए। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मदद करने से पहले हालात को अच्छी तरह समझ लीजिए। परवाह ना कीजिए, मैं अब कुछ ना पूछूंगा। जो आपका दिल चाहे कीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती कि आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या आप कभी कभी मिलती रहा करेंगी? यह सब हालात पर मुनहसिर है। लेकिन अब आपकी वापसी किस तरह होगी? क्या बाहर वो लोग आपकी ताक में ना होंगे? हुआ करें, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्या अभी कुछ देर कबल आप उनसे खाइफ नहीं थी? ज़रूर थी, लेकिन अब वो चीज़ मेरे पास नहीं होगी जिसकी वजह से मैं खाइफ रहती थी। मुमकिन है वो आपको काबू में करने के बाद आप पर जबर करें। मेरा दिल काफ़ी मजबूत है। आप पुलिस को क्यों नहीं मुतला करती? इस तरह भी एक ख़ानदानी चीज़ के ज़ाय हो जाने का इम्कान बाकी रह जाता है। हुकूमत ऐसी सूरत में ये ज़रूर चाहेगी कि इसे आसारी कदीमा के किसी शोबे में रख लिया जाए। हाँ, ये बात तो ठीक है, मूडी ने सर हिलाकर कहा। ना मैं पुलिस को इतला दे सकती हूँ और ना फिलहाल इसे अपने पास रख सकती हूँ। उफ, मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? ये दोनों ही सूरतें मुझे पुलिस की नज़र में मुश्तबा बना देंगी, इसलिए खामोशी ही बेहतर पॉलिसी होगी। आप ठीक कहती हैं शहजादी साहिबा, मैं इसकी पूरी पूरी हिफाजत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपका नाम और पता पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ? नाम? मेरा नाम दुर्दाना है। और पता? नहीं, पता ना पूछिए। आप नहीं समझ सकते कि मैं किन परेशानियों में मुब्तला हूँ। मैं आपसे मिलती रहूँगी। बहुत अच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। क्या आप रात का खाना मेरे साथ खाना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया, लड़की उठती हुई बोली। आप ज़रा तकलीफ़ करके मुझे फाटक तक छोड़ आइए। मूडी चाहता था कि वह भी कुछ देर और रुके, लेकिन दोबारा कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। ना जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि वो लड़की शहजादियों के इसी अंदाज में उससे तहकमाना लहजे में गुफ्तगू करे और वह एक गुलाम की तरह सर झुकाए खड़ा सुनता रहे। वो उसके साथ फाटक तक आया और उस वक्त तक खड़ा उसे जाते देखता रहा जब तक कि वह नज़रों से ओझल नहीं हो गई। मूडी ने उसे कहा भी था कि वो जहाँ कहे उसे कार पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन लड़की ने इसे मंजूर नहीं किया। मूडी उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक खड़ा अंधेरे में घूरता रहा, फिर वापस चला आया। सबसे पहले उसने विस्की के 2-3 पैक पिए और फिर सिंगारदान को ड्राइंग रूम से उठाकर अपने सोने के कमरे में लाया। उस पर जड़े हुए जवाहरात बिजली की रोशनी में जगमगा रहे थे। मूडी ने इसे खोलने की कोशिश नहीं की। वो फिर अपने पुरस्कार ख्वाबों में खो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अब से 500 साल कबल की दुनिया में सांस ले रहा हो और उसकी हैसियत किसी शहजादी के बॉडीगार्ड की सी हो। वो उसके दुश्मनों से जंग कर रहा हो। नशे में तो था ही। उसने सचमुच ख्याली शहजादी के ख्याली दुश्मनों से जंग शुरू कर दी।
उसका पहला घूंसा दीवार पर पड़ा, दूसरा मेज पर और तीसरा गालिबन उसके सर पर। वो गुलगपाड़ा मचा के सारे नौकर इकट्ठे हो गए। इमरान अपने ऑफिस में बैठे एक फाइल की वर्क गर्दानी कर रहा था। इमरान और ऑफिस, बात हैरत अंगेज जरूर है, लेकिन वो बेचारा जबरदस्ती की इस पकड़ धक्कड़ को क्या करता जो सरकारी तौर पर उसके लिए की गई थी। लियूका की गिरफ्तारी के बाद से वो किसी तरह भी खुद को ना छुपा सका। फिर वीरान इमारत वाला केस भी मंजराम पर आ गया था। ये दोनों ही केस ऐसे अहम थे कि इन्हें निपटाने वाले की शख्सियत पर्दा राज में नहीं रह सकती थी। इमरान के वालिद, जो महकमे सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल थे, खब्तुल हवास बेटे की इन सलाहियतों पर बमुश्किल यकीन कर सके। वो तो उसे गाउदी, अहमक और ना जाने क्या क्या समझते थे। ऑनरेबल वजीर दाखिला ने इमरान को मदऊ करके बनफ्से नफीस महकमे सुराग रसानी में एक अच्छे ओहदे की पेशकश की और इमरान से इनकार करते ना बन पड़ा। लेकिन उसने भी अपनी शराइत पेश की जो मंजूर कर ली गई। उसकी सबसे पहली तजवीज़ ये थी कि वह अपने तौर पर जुराइम की तफ्तीश करेगा। उसका एक सेक्शन अलग होगा और इसका ताल्लुक बराह रास्त डायरेक्टर जनरल से होगा और वह डायरेक्टर जनरल के अलावा और किसी को जवाबदेह नहीं होगा और वह अपने सेक्शन के आदमियों का इंतखाब खुद करेगा। ज़रूरी नहीं कि वह इसके लिए नई भर्तियों की फरमाइश करे। जब भी उसे महकमे ही का कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो उसके काम का हो, वो उसे अपने सेक्शन में लेने की सिफारिश ज़रूर करेगा। उसके सेक्शन के अमले की तादाद 10 से ज़्यादा नहीं होगी। शराइत मंजूर हो जाने के बाद इमरान ने अपनी खिदमत पेश कर दी। लेकिन रहमान साहब को उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने सुना कि इमरान अपने अमले के लिए इंतहाई नाकारा और ऊँगते हुए से आदमियों को मुंतखब कर रहे। उसने अभी तक 4 आदमी मुंतखब किए थे और ये चारों बिल्कुल ही नाकारा तस्वुर किए जाते थे। कोई भी इन्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करता था और इन बेचारों की ज़िंदगी तबादलों की नज़र होकर रह गई थी। उनकी शख्सियतें सिफर के बराबर थीं, दुबले पतले झींगर जैसे, काहिल, निकम्मे और कामचोर। उन्हें बात करने का भी सलीका नहीं था। इमरान जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। आखिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। रहमान साहब ने उसे ऑफिस में बुलाकर अच्छी तरह खबर ली। मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के दिलवाकर यहां से निकाल दूं, उन्होंने कहा। मैं इस जुमले की सरकारी तौर पर वजाहत चाहता हूं, इमरान ने निहायत अदब से कहा। इस पर रहमान साहब और ज्यादा झिल्ला गए, लेकिन फिर उन्हें फौरन ख्याल आ गया कि वो इस वक्त अपने बेटे से नहीं बल्कि अपने एक मातियत ऑफिसर से मुखातिब हैं। तुमने ऐसे निकम्मे आदमियों का इंतखाब क्यों किया है, उन्होंने जब्त करते हुए कहा। महज इसलिए कि मैं इस महकमे में किसी को भी निकम्मा नहीं देख सकता, इमरान का जवाब था। रहमान साहब दांत पीस कर रह गए लेकिन कुछ बोले नहीं। इमरान का जवाब ऐसा नहीं था जिस पर मजीद कुछ कहा जा सकता। बहरहाल उन्हें खामोश हो जाना पड़ा क्योंकि इमरान ने अपने मामलात बराह रास्त वजारत दाखिला से तय किए थे। कुछ लोग इमरान की इन हरकतों को हैरत से देखते और कुछ उसका मज़ाक उड़ाते, लेकिन इमरान उन सबसे बेपरवाह अपने तौर पर अपने सेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर रहा था। इस वक्त भी उसके सामने एक फाइल रखा हुआ था। उसमें चंद ऐसे केसों के कागजात थे जिनमें महकमे को कामयाबी नहीं हुई थी। इस फाइल को देखने की ज़रूरत यूं पेश आई कि एक बहुत पुराने केस में दोबारा जान पैदा हो चली थी। ये केस 10 साल पुराना और नामुकम्मल था। महकमा सुराग रसानी इसकी तह तक नहीं पहुंच सका था। 10 साल पहले तो वो इतना अजीब वाक़या नहीं था, मगर अब तो उसने एक ऐसी हैरत अंगेज शक्ल इख्तियार कर ली थी कि सारा शहर सन्नाटे में आ गया था। केस की नौयत अजीब थी। अब से 10 साल पेशतर शहर के मशहूर रईस नवाब हाशिम को किसी ने उसकी ख्वाबगाह में कत्ल कर दिया था, मगर फिर अचानक 10 साल बाद नवाब हाशिम दोबारा गोश्त पोस्त में दिखाई दिया। वो किसी तवील सफ़र से वापस आया था। इमरान ने फाइल बंद करके मेज़ के एक गोशे पर रख दिया और जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर उसका कागज़ फाड़ने लगा। इतने में फ्याज के अर्दली ने आकर कहा, साहब ने सलाम बोला है। वालेकुमुस्सलाम, इमरान ने कहा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अर्दली बौखला कर रह गया। वह अंग्रेज़ों के वक्त का आदमी था और सलाम का मकसद इस दौर में बुलावे के अलावा और कुछ नहीं होता था। जब किसी अंग्रेज़ ऑफिसर को अपने मातहत ऑफिसर को बुलवाना होता तो वह अपने अर्दलियों से उसे इसी तरह सलाम भिजवा दिया करता। लेकिन आज फ्याज के अर्दली को इमरान के वालेकुम सलाम ने बौखला दिया। वह चंद लम्हे इमरान की मेज़ के करीब खड़ा बगल में झांकता रहा, फिर उल्टे पांव वापस चला गया। खुद उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि वो कैप्टन फ्याज तक इमरान का वालेकुम सलाम पहुंचाता, लेकिन उसने इसका तज़किरा फ्याज के पर्सनल असिस्टेंट से कर दिया। यह असिस्टेंट एक लड़की थी। वो काफ़ी देर तक हंसती रही, फिर उसने सलाम का जवाब फ्याज तक पहुंचा दिया। फ्याज भिन्न आ गया। वो इमरान का दोस्त ज़रूर था, लेकिन जब से इमरान इस महकमे में आया था उसे अपना मातियत समझने लगा था। इस बार उसने अर्दली को बुलाकर कहा, जाकर कहो साहब बुला रहे हैं। अर्दली चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। बैठ जाओ, फ्याज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इमरान बैठ गया। फ्याज चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऑफिस में तुम्हें हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ। आखा, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, यह तुमसे किस गधे ने कह दिया कि तुम मेरे ऑफिसर हो। देखो मियाँ फ्याज, मेरा अपना अलग डिपार्टमेंट है और मैं उसका इकलौता इंचार्ज हूँ और मैं बराह रास्त डायरेक्टर को जवाब दे हूँ, समझे। समझा, फ्याज तवील सांस लेकर बोला और कुछ नरम पड़ गया।
हो सकता है कि उसे अपनी तरक्की का मौजा याद आ गया हो। वो पहले सिर्फ इंस्पेक्टर था, लेकिन 5 साल के अंदर हैरत अंगेज तौर पर सुपरिंटेंडेंट हो गया था। उसका दिल ही जानता था कि इस तरक्की के लिए इमरान ने क्या कुछ नहीं किया था। देखो, मेरा मतलब ये था कि तुम ऑफिस में भी अपने उल्लूपन से बाज नहीं आते। ये कहाँ लिखा है कि इस ऑफिस में उल्लुओं के लिए कोई जगह नहीं है? ओ बाबा, ख़त्म भी करो। मैं तुमसे एक अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता था। मेरा ख्याल है कि मेरा उल्लूपन भी निहायत अहम है, क्योंकि इसी उल्लूपन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम नवाब हाशिम के मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहते हो। तुमने पूरा केस समझ लिया है, लेकिन यह नहीं समझ सका कि आखिर इसे कत्ल क्यों करार दिया गया। हजार हालात ऐसे थे कि इसे खुदकुशी भी समझा जा सकता था। मसलन, फयाज ने उसे मायनेखेज नजरों से देखकर पूछा। मसलन ये कि फायर उसके चेहरे पर किया गया। बंदूक 12 बोर की थी और कारतूस SG। चेहरे के परखच्चे उड़ गए थे। शक्ल इस तरह बिगड़ गई थी कि शनाख्त मुश्किल थी। वह सिर्फ अपने लिबास और चंद दूसरी निशानियों की बिना पर पहचाना गया। बंदूक उसके करीब ही पड़ी हुई मिली थी और इसका सबूत भी मौजूद है कि गोली बहुत ही करीब से चलाई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि बंदूक के धाने का फासला चेहरे से एक बालिश्ता से ज्यादा नहीं हो सकता। गोली मारो यार, फयाज मेज पर हाथ मारकर बोला। वो कमबख्त तो जिंदा बैठा है। उसका कहना है कि बाज वजू की बिना पर किसी को कुछ बताए बगैर घर से चला गया था। इतने दिनों तक जनूबी बर्राज़मों की सियाहत करता रहा और अब वापस आया है। उसकी ख्वाबगाह में किसकी लाश पाई गई? नवाब हाशिम इससे लाइलम है। जरा ठहरो, इमरान हाथ उठाकर बोला। तो इसका यह मतलब है कि जिस रात लाश पाई गई थी उस दिन वो अपने घर में ही रहा होगा? जाहिर है। तो फिर उसी रात को घर से रवाना हुआ और रात को एक ऐसे आदमी को उसकी ख्वाबगाह में हादसा पेश आया जो उसी के स्लीपिंग सूट में मलबूस था। बात तो यही है, फयाज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला। अब वो उस लाश के मुतालिक क्या कहता है? उसका जवाब साफ है। वो कहता है, भला मैं क्या बता सकता हूँ, घर वालों की गलती है। उन्होंने लाश अच्छी तरह शनाख्त नहीं की। लेकिन किसी को कुछ बताए बगैर इस तरह गायब हो जाने का क्या मकसद था? इश्क। फयाज ठंडी सांस लेकर बोला। ओह, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान ने संजीदगी से कहा। मिसाल मशहूर है कि इश्क के आगे भूत भी भागता है। संजीदगी? इमरान, संजीदगी? मैं बिल्कुल संजीदा हूं। अगर वो इस तरह घर से ना भागता तो उसे सचमुच किसी से इश्क हो जाता। बकवास मत करो। इश्क में नाकाम रहने पर वह दिल शिकस्ता हो गया था, इसलिए उसे यहां से चला जाना पड़ा। खुदा से डरो फयाज, वो जंग का जमाना था और उस जमाने का रवाज यह था कि लोग इश्क में नाकाम होने पर फौज में भर्ती हो जाया करते थे। ऐसे हालात में स्याही का दस्तूर नहीं था। मेरा दिमाग मत खराब करो, फयाज झिल्ला कर बोला। जाओ यहां से। इमरान चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल आया। उसके कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, हाँ, इमरान के अलावा और कौन हो सकता है? कौन? मूडी, क्या बात है? आखिर कुछ बताओ भी। अरे बस यार, कान ना खाओ। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। रिसीवर रखकर वह दरवाजे की जाने मुड़ा, जहां उसका एक मरियल सा मातियत खड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे की रंगत जर्द थी, गाल पिचके हुए और बाल परेशान थे। क्या खबर है? इमरान ने उसे पूछा। जनाब, मैंने कुछ मालूमात फराम की हैं। शाबाश, देखा तुमने। पहले तुम कहा करते थे कि मालूमात तुमसे दूर भागती हैं, मगर अब तुम अच्छे खासे जा रहे हो। अनकरीब सार्जेंट हो जाओगे। लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि दूसरों को उल्लू बनाने का साइंटिफिक तरीका ये है कि खुद उल्लू बन जाओ, समझे? जी जनाब, मैं बिल्कुल समझ गया। खैर, रिपोर्ट सुनिए। नवाब हाशिम अली हवेली से बाहर नहीं निकलता। आज एक सुर्ख रंग की कार हवेली में 2 बार आई थी। हवेली के कंपाउंड में एक लड़का तकरीबन आधे घंटे तक मुंह से तबला बजा बजा कर फिल्मी गीत गाता रहा। फिर 11 बजे एक निहायत शौक और अल्लड़ किस्म की मेहतरानी हवेली में दाखिल हुई। उसके बाएं गाल पर स्याह रंग का उभरा हुआ सा तिल था। चेहरा बैजवी, आंखें शरबती, कद 4.5 और 5 के दरमियान में। हाय, वाकई तुम तरक्की कर रहे हो। इमरान मुसरत भरे लहजे में चीखा। शाबाश, हर चीज को बहुत गौर से देखो। कार जो 2 बार आई थी उसका नंबर क्या था? इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया जनाब। फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जाओ, 4 बजे शाम फिर तुम्हारी वहीं ड्यूटी है। इमरान ने बाहर आकर साइबान के नीचे से अपनी स्याह रंग की 2 सीटर निकाली और मूडी के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मूडी उसके गहरे दोस्तों में से था। इमरान जब वहां पहुंचा तो मूडी शराब पी रहा था। वह तकरीबन हर वक्त नशे में रहता था। इमरान को देखकर वह कुर्सी से उठा और लखनवी अंदाज में उसे सलाम करता हुआ पीछे की तरफ खिसकने लगा। वह मशरकी तर्ज मुआशरत का दिलदादा था और मशरकियों के साथ अमूमन उन्हीं का अंदाज इख्तियार करने की कोशिश किया करता। मूडी ने अपनी दास्तान शुरू कर दी थी। इमरान बगौर सुन रहा था। तो वह सिंगारदान मेरे पास छोड़कर चली गई। मूडी ने बयान जारी रखा। और उसी रात को कुछ नामालूम अफराद ने मेरे बंगले में दाखिल होने की कोशिश की। क्या तुम जाग रहे थे? इमरान ने पूछा। मैं रात भर जागता रहा था। मैंने उन्हें देखा, 2-3 फायर किए और वो डर कर भाग गए। लेकिन दूसरे ही दिन से यहाँ अजनबियों का तांता बंध गया। ऐसी ऐसी शक्लें दिखाई दी कि मैं हैरान रह गया। उनमें से कोई नौकरी के लिए आया था, कोई अमरीकी तर्ज हयात के मुतालिक मालूमात चाहता था, कोई महज इसलिए आया था कि मुझसे दोस्ती करना चाहता था।
तकरीबन 10-15 आदमी इस तरह मुझ तक पहुंचे। इससे पहले यहाँ कोई नहीं आता था। फिर शाम को एक अजीबोगरीब आदमी आया। उसके चेहरे पर स्याह रंग की घनी दाढ़ी थी और आंखों पर तारीक शीशे की ऐनक। उसने कहा कि वो मेरे बंगले का मालिक है। वाज़ेह रहे कि मैंने यह बंगला एक एजेंसी की मार्फत से किराए पर हासिल किया है और उस अजीब नवारिद ने मुझसे कहा कि उसे एजेंसी वालों पर एतमाद नहीं है। मैं ज़रा बंगले की अंदरूनी हालत देखना चाहता हूँ। तुम खुद सोचो इमरान डियर, मैं उल्लू तो था नहीं कि उसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त देता, और फिर ऐसे हालात में। लो मेरी जान, तुम भी पियो। नहीं शुक्रिया। हाँ फिर क्या हुआ? तुम जानते हो कि मैं खुद बड़ा पुरस्कार आदमी हूँ, मूडी ने मूड में आकर कहा। मुझे कोई क्या धोखा देगा? मैंने उसे टहला दिया। मूडी ने दूसरा गिलास लबरेज करके होंठों से लगा लिया। लड़की फिर आई थी? इमरान ने पूछा। हाँ, यही तो दास्तान का बड़ा पुरदर्द हिस्सा है मेरे दोस्त। मूडी एक सांस में गिलास खाली करके उसे मेज पर पटकता हुआ बोला। वो आई थी। आज से 10 दिन पहले का वाकया है। आई और कहने लगी कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, ऐसी चीज़ को अपने पास कैसे रखूं। मैं एक बेसहारा लड़की हूं, मेरी गर्दन ज़रूर कट जाएगी। मैंने उसे कहा कि वो उसे किसी माकूल आदमी के हाथ फरोख्त क्यों नहीं कर देती, इस तरह उसकी माली हालत भी दुरुस्त हो जाएगी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो राज़ी हो गई। मैंने उसे 25,000 का ऑफर दिया। इस पर वो कहने लगी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। उसकी दानिस्त में इसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा कितनी भोली है। हाय इमरान प्यारे, वो अब भी। हाय। मैंने उसे ज़बरदस्ती 25,000 के नोट गिन दिए। इस दौरान में हर रात मुझे रिवॉल्वर लेकर उस सिंगारदान की हिफाजत के लिए जागना पड़ता था। अरे वो है कहाँ, मैं भी तो देखूं, इमरान बोला। ठहरो, दिखाता हूं। मूडी का मूड बिगड़ गया। उसका ऊपरी होंठ भींच गया था और आंखों से खून सा टपकता मालूम हो रहा था। इमरान ने उसके जज्बाती तगय्युर को हैरत से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मूडी झटके के साथ उठा और दूसरे कमरे में चला गया। इमरान चुपचाप बैठा रहा। अचानक उसने दूसरे कमरे में शोरगुल की आवाज़ें सुनी और साथ ही नौकर भागता हुआ कमरे में आया। साहब, उसने हाँफते हुए इमरान से कहा, मूडी साहब को बचाइए। क्या हुआ? इमरान उछलकर खड़ा हो गया। नौकर ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया और खुद भी भागता हुआ उसी कमरे में चला गया। इमरान झपटकर कमरे में पहुंचा। मूडी अजीब हाल में नजर आया। 2-3 नौकर उसकी कमर से लिपटे हुए थे और वह एक स्याह रंग के डिब्बे से अपना सर फोड़ रहा था। हट जाओ, हट जाओ। वह हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और साथ ही डिब्बे से अपने सर पर जरमें लगाता जा रहा था। इमरान ने वो डिब्बा उसके हाथ से छीना और नौकरों ने किसी न किसी तरह उसे धकेलकर एक सोफे पर डाल दिया। इमरान ने डिब्बे को हाथों में तोलकर देखा और फिर उसकी नज़र उन जवाहरात पर जम गई जो डिब्बे के चारों तरफ जड़े हुए थे। यही है। मूडी सोफे से उठकर धाड़ा, यही है। होश में आ जाओ बेटा, वरना ठंडे पानी की बाल्टी में गोता दूंगा, इमरान बोला। मैं बिल्कुल होश में हूं, मूडी ने हलक फाड़ कर कहा। जब से मैंने इसकी कीमत अदा की है, चैन से रात भर सोता हूं, समझे तुम? या अभी और हलक फाड़ूं? अब तुम सो जाओ, इमरान ने कहा, फिर कभी बात करेंगे। क्या? अरे क्या? अब तुम भी काम ना होगे? तो फिर तुम होश की बातें करो। अरे बाबा, मूडी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। इसके खरीदने के बाद से अब तक एक भी पुरस्कार आदमी दिखाई नहीं दिया। किसी ने भी इसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ बोला। तो ये कहो। मैं समझ गया। समझ गए ना? हाँ। और अगर तुम्हारी असरार परस्ती का यही आलम रहा तो तुम यहां से कंगाल होकर जाओगे। अरे मुझे तो डर है कि कहीं तुम कुछ दिनों के बाद गंडे और तावीज़ों के चक्कर में ना पड़ जाओ। ये क्या चीज़ें हैं? कुछ नहीं। उस लड़की का पता मालूम है? वो आलमगीरी सराय में रहती है। आलमगीरी सराय बहुत बड़ा इलाका है, इमरान बोला। लेकिन ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? मुझे 25,000 रुपयों की परवाह नहीं। मैं तो हाय, मैं उसे धोखेबाज किस तरह समझूं? वो तो मुझे एक ऐसी औरत मालूम होती है जो हजारों साल से जिंदा हो। तुमने राइडर हैगर्ड का नावल शी पढ़ा है? ओ मूडी के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इमरान उसे घुंसा दिखाकर बोला। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा होशमंद हूं, मूडी हाथ झटक कर बोला। क्या तुमने इसके जवाहरात कहीं परखवाए थे? परखवाए हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे धोखा दिया गया। हाय, मुसीबत तो यह है कि मैं इसे धोखेबाज कैसे समझूं? नहीं, वो शहजादी है। अबे चुप, डफर कहीं के। क्या तुमने उसे दोबारा मिलने की कोशिश भी की? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इमरान उसे तरहम आमेज नजरों से देखता रह गया। इन पत्थरों का तखमीना क्या है? उसने मूडी से पूछा। पत्थर नहीं, बल्कि पत्थरों की नकल कहो, मूडी बोला। इन सब का तखमीना 150 से जायद नहीं। और मूडी, खुदा तुम पर रहम करे, इमरान ने कहा और मूडी अपने सर पर हाथों से स्लीप की शक्ल बनाने लगा। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर इमरान ने कहा, लड़की का मुकम्मल पता है तुम्हारे पास? है, लेकिन क्या करोगे? कुछ भी नहीं, जाहिर है कि अब वो वहां ना होगी। यह मुमकिन है पहले भी ना रही हो। हाय, तो तुम भी यही साबित कर रहे हो कि वो धोखेबाज है। अब तुम बकवास ना करो वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दो, मगर मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो धोखाबाज है। वो बाहर की हवाओं की तरह हौले हौले चलती है। उसके रुखसारों से सुबह तलू होती है। उसके गेसियों में शामें अंगड़ाई लेती हैं और मेरा चांटा तुम्हारी आंखों में दुनिया तारीक कर देगा। मैं कहता हूं मुझे उसका पता चाहिए और कुछ नहीं। सराय आलमगीरी के इलाके में सिर्फ इतना ही और इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इमरान मूडी को घूर कर बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया था जबकि तुम्हें हाथ से गई हुई रकम का अफसोस भी नहीं है?
प्यारे इमरान, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम साबित कर दो कि वो धोखाबाज नहीं। तुम चूंकि सरकारी आदमी हो इसलिए मैं तुम्हारी बात कतई तस्लीम कर लूंगा। वैसे अगर कोई दूसरा कहे तो मुमकिन है मुझे यकीन ना आए। अच्छा बेटा, इमरान ने सर हिलाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि महकमे सुराग रसानी में शोबा इश्क को आशिकी भी खुलवा दूं। और फिर तुम ये सारी बातें मुझसे फ़ोन पर भी कह सकते थे। आह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फ़ोन पर ऑपरेटर भी सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई शहजादी दुर्दाना को धोखाबाज समझे। शहजादी के भतीजे, मैं चला। आइंदा अगर मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, मैं इस सिंगारदान को अपने साथ लिए जा रहा हूं। हरगिज नहीं। मूडी ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। मैं मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगा, ख्वाह शहजादी के दुश्मन कोहे काफ तक मेरा पीछा करें। तुम्हारा मर्ज लाइलाज है, इमरान ने मायूसी से सारी लाकर कहा और सिंगारदान को मेज पर रखकर कमरे से निकल गया। मूडी हलक फाड़ फाड़ कर उसे पुकार रहा था। थोड़ी ही देर बाद इमरान की 2 सीटर हाशिम की हवेली के सामने रुकी। इमारत कदीम वज़ा की थी, लेकिन पाएं बाग जदीद तर्ज का था। इसके गिर्द घिरी हुई कद्दे आदम दीवार भी बात का इजाफा मालूम होती थी। इमरान ने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और खुद पाएं बाग में फाटक से गुजरता हुआ दाखिल हुआ। फाटक से एक रविश सीधी हवेली के बरामदे की तरफ चली गई थी। जैसे ही सुरख रंग की बजरी उसके जूतों के नीचे गिड़गिड़ाई, ना जाने किधर से एक बड़ा सा कुत्ता आकर इमरान के सामने आ खड़ा हुआ। मैं जानता हूं, इमरान आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, भला आपके बगैर रियासत मुकम्मल हो सकती है? बराहे करम रास्ते से हट जाइए। कुत्ता भी बड़ा अजीब था। ना तो उसने अपने मुंह से आवाज़ निकाली और ना ही आगे बढ़ा। दूसरे ही लम्हे इमरान ने किसी की आवाज़ सुनी जो शायद उस कुत्ते ही को रैगी रैगी कहकर पुकार रहा था। आवाज़ नज़दीक आती गई और फिर मालती की झाड़ियों से एक आदमी निकलकर इमरान की तरफ बढ़ा। ये उधेड़ उम्र का एक मजबूत जिस्म वाला आदमी था। आंखों से अजीब किस्म की वहशत जाहिर होती थी। चेहरा गोल और दाढ़ी मूंछों से बेनियाज। सर के बाल खिचड़ी थे, होंठ काफ़ी पतले और जबड़े भारी। उसने शार्क स्किन की पतलून और सफ़ेद सिल्क की कमीज पहन रखी थी। फरमाइए, उसने इमरान को घूर कर कहा। मैं नवाब साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहती हो? उनसे खादों की मुख्तलिफ इकसाम के मुतल्लिक तबादला ख्याल करूंगा। खादों की इकसाम? उसने हैरत से दोहराया, फिर बोला, आप आखिर हैं कौन? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। फिर वही प्रेस रिपोर्टर? वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, फिर बुलंद आवाज में बोला, देखिए मिस्टर, मेरे पास वक्त नहीं है। मगर मेरे पास काफ़ी वक्त है, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल कबल वो लाश किसकी थी? क्या आप उस पर रोशनी डाल सकेंगे? बस खुदा के लिए जाइए, वो बेजारी से बोला। मैं उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। अगर मुझे पहले से ही अजीबोगरीब वाक़े का इल्म होता तो शायद मैं यहाँ आने की जहमत ही गवारा न करता। मुझे सख्त हैरत है, इमरान ने कहा। आखिर आपने किस रफ्तार से अपनी रवानगी शुरू की थी कि आपको अपने कत्ल की इतला न मिल सकी? देखो साहबजादे, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम कभी फुर्सत के वक्त आना, नवाब हाशिम ने कहा। अच्छा, यही बता दीजिए कि आप ऐसे हालात में क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पागल हो गया हूँ। पुलिस मेरी ज़िंदगी में भी मुझे मुर्दा तस्वुर करती है। मेरा भतीजा मेरी मलाक पर काबिज है। मैं मेहमान खाने में मुकीम हूँ। मेरा भतीजा कहता है कि आप मेरे चचा के हमशक्ल ज़रूर हैं, लेकिन चचा साहब का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने इसे तस्लीम कर लिया है, लिहाजा आप किसी किस्म का धोखा नहीं दे सकते। वाकई एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। है ना? नवाब हाशिम बोला। इसका मतलब यह कि आप मुझे नवाब हाशिम तस्लीम करते हैं? कतई जनाब, 100%। आजकल हर बात मुमकिन है। मैं अपने अखबार के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वाकई बई दस क्यास नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे साथ आइए, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। नवाब हाशिम एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। इमरान उसके साथ हो लिया। दोनों एक कमरे में आए। मगर हैरत है, आपके भतीजे ने आपको यहाँ क्यों क्याम करने दिया? इमरान बैठता हुआ बोला। ऐसी सूरत में तो इसे आपसे दूर ही रहना चाहिए था। मैं खुद भी हैरान हूँ, नवाब हाशिम ने कहा। मेरे साथ उसका रवैया बुरा नहीं। वो कहते हैं आप चूंकि मेरे चचा से बड़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं, इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत मालूम होती है। आप चाहे तो जिंदगी भर मेरे साथ रह सकती हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूंगा। लेकिन ये कभी ना कहिए कि आप ही नवाब हाशिम हैं। बड़ी अजीब बात है। इमरान सर हिलाकर रह गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर नवाब हाशिम ने कहा, भला आप किस तरह साबित कीजिएगा कि मैं ही नवाब हाशिम हूँ? हर तरह की कोशिश करूंगा जनाब, इमरान ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर राजदाराना लहजे में बोला, यहाँ इस शहर में आपकी 2-4 पुरानी महबूबाएं तो होगी ही। क्यों, इससे क्या गर्ज? नवाब हाशिम उसे तेज नजरों से घूरने लगा। ओहो, बस आप देखते जाइए, जरा मुझे उनका पता तो बताइएगा। सब मामला मैं आने वाहिद में फिट कर लूंगा। जी हाँ, आखिर मुझे भी तो कुछ मालूम हो। ठहरिए, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप वाकई चाहती हैं कि आपको नवाब हाशिम साबित कर दिया जाए? आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नवाब हाशिम झुंझला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ नवाब साहब कि अगर आपको नवाब हाशिम साबित कर दिया गया तो पुलिस बुरी तरह आपके पीछे पड़ जाएगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद आप पुलिस के चक्कर में पड़ भी गए हों। ज़ाहिर कि पुलिस उस आदमी के मुतालिक आपको ज़रूर परेशान करेगी जिसकी लाश ने आपके नाम से शोहरत पाई थी। मेरे खुदा, मैं क्या करूं?
काश मुझे इन वाक़यात का पहले से इल्म होता, मैं हरगिज़ वापस ना आता। लेकिन अब आप कहीं जा भी नहीं सकते, इमरान ने कहा। मैं खुद भी यही महसूस करता हूँ, नवाब हाशिम ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। आखिर आप इतने पुरस्कार तरीके से गायब क्यों हो गए थे, इमरान ने पूछा। ख़त्म करो मियाँ, जो कुछ हो गया देख लिया जाएगा। मैं पुरानी बातें कुरीद कर आवाम के लिए गुफ्तगू मौजू बनना पसंद नहीं करूँगा। और फिर मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों करूँ साहबजादे? ना कीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि अनकरीब आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे, इमरान उठता हुआ बोला। और फिर वो वापसी के लिए मुड़ा। ज़रा ठहरिएगा, नवाब हाशिम भी उठता हुआ बोला। आप मेरे मुतल्लिक क्या लिखेंगे? ये कि आप नवाब हाशिम नहीं हैं, इमरान ने रुककर कहा, लेकिन मुड़े बगैर जवाब दिया। मैं तुम्हारे अखबार पर मुकदमा चला दूंगा। हाँ, ये भी उसी सूरत में होगा जब आपको अदालत नवाब हाशिम तस्लीम कर ले, इमरान ने पुरसुकून लहजे में कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नवाब हाशिम चीख कर बोला। मुझे कोई नहीं रोक सकता, इमरान भी उसी अंदाज में चीखा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नवाब हाशिम के चीखने का अंदाज बदस्तूर बाकी रहा। देखूं तो कहाँ है आपकी बंदूक? इमरान पलट पड़ा। मुंह चाहिए गोली मारने के लिए? इमरान भटियारपनों के सी अंदाज में हाथ हिलाकर नवाब हाशिम से लड़ने लगा। सब कुछ हो गया, बस हाथापाई की नौबत नहीं आई। बाहर कई नौकर इकट्ठे हो गए थे। फिर एक कवि हैकल आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल रही होगी। अंदाज से काफी फुर्तेला आदमी मालूम होता था। क्या बात है? उसने गरजदार आवाज में पूछा। ये नवाब हाशिम इमरान की तरफ इशारा करके बोला। किसी अखबार का रिपोर्टर है? होगा, लेकिन गुल मचाने की क्या जरूरत है? ये मेरे खिलाफ अपने अखबार में मजमून लिखने की धमकी देता है। क्यों जनाब, क्या मामला है? वो इमरान की तरफ मुड़ा। आप शायद नवाब साजिद हैं? जी हाँ, लेकिन आप ख्वामखा। जरा ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला। मैं दरअसल आपसे मिलना चाहता था और दरमियान में यह हजरत आ कूदे। कहते हैं कि मैं नवाब हाशिम हूँ। क्यों जनाब? वह नवाब हाशिम की तरफ मुड़ा। मैंने आपको मना किया था ना कि फजूल बातें ना कीजिएगा। अरे ओ साजिद, तुझसे खुदा समझे मैं तेरा चचा हूँ। अगर आप मेरे चचा हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना पुलिस आपको बहुत परेशान करेगी। फिर उसने इमरान की जानिब देखकर कहा। क्यों जनाब? कतई कतई, इमरान सारी लाकर बोला। बल्कि बिल्कुल जनाब। अच्छा जनाब, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आहा, बात दरअसल यह है कि मैं आपसे कुत्तों के मुतालिक तबादले ख्याल करना चाहता था। नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। वो कुत्तों का शौकीन था और शहर में उससे ज्यादा कुत्ते और किसी के पास नहीं थे। आपकी सूरत से तो नहीं मालूम होता कि आपको कुत्तों से दिलचस्पी हो, नवाब साजिद थोड़ी देर बाद बोला। इसमें शक नहीं कि अभी मेरी सूरत आदमियों ही जैसी है, लेकिन मैं कुत्तों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही कि बाज़ औक़ात कुत्ते बिला वजह भी भौंकने लगते हैं। तो आप CID के आदमी हैं? नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। मैं A से लेकर Z तक का आदमी हूँ। आप इसकी परवाह न कीजिए, लेकिन मैं आपसे कुत्तों के मुतल्लिक तबादले ख्याल जरूर करूंगा। कीजिए जनाब, नवाब साजिद कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। आप यही बता दीजिए कि शिकारी कुत्ते कितनी किस्म के होते हैं, इसी से मैं आपके मुतालिक अंदाजा लगा लूंगा। कुत्ते की हर किस्म में शिकार की लत पाई जाती है। शिकारी से मेरी मुराद है स्पोर्टिंग परेडस। तो यूं कहिए ना, इमरान सर हिलाकर बोला। अच्छा, गिनियों उंगलियों पर हैसनची, बोर्जवती, डैक्शंड, ग्रे हाउंड, अफगान हाउंड, आयरिश ऑल्फ हाउंड। हाँ, अब कहिए तो ये बताऊं कि कौन किस किस्म का होता है। उनके आदातों खसाइल, सियासी और समाजी रुझानात पर भी रोशनी डाल सकता हूँ। नहीं, बस आपको यकीनन कुत्तों से दिलचस्पी है। हाँ, आप कुत्तों से मुतल्लिक किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? मैं दरअसल कुत्तों की गुमशुदा नस्लों के मुतल्लिक रिसर्च कर रहा हूँ, इमरान बोला। गुमशुदा नस्लें? जी हाँ, भला आप अपने यहाँ के कुत्तों के बारे में क्या जानती हैं? देसी कुत्ते? नवाब साजिद ने नफरत से मुंह सिकोड़ कर कहा। जी हाँ, देसी कुत्ते। आज भी उन पर वलायती कुत्ते मुसल्लत हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप वलायती कुत्तों को सीने से लगाती हैं और देसी कुत्ते कारे मुजल्लत में पड़े हुए हैं। ओहो, क्या आप देसी कुत्तों के लीडर हैं? नवाब साजिद हंसने लगा। चलिए यही समझ लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था। ठहरिए, मैं देसी कुत्तों के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता, नवाब साजिद उठता हुआ बोला। मेरा ख्याल है कि आपको भी कुछ ना कुछ मसरूफियत जरूर होगी। वह इमरान और नवाब हाशिम को कमरे में छोड़कर चला गया। चंद लम्हे खामोशी रही। नवाब हाशिम इमरान को अजीब नजरों से घूर रहा था। उसने थोड़ी देर बाद कहा, आखिर तुम हो क्या भला? मैं अली इमरान, MSc DSc हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप गुफ्तगू कीजिए मुझसे। ओह, तब तो मेरा भतीजा बड़ा चालाक मालूम होता है, नवाब हाशिम हंसता हुआ बोला। ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। ठहरिए, मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका। यार, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें मुसाहिब बनाया जाए। इससे ज्यादा काबिल हूँ नवाब साहब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ही नवाब हाशिम हैं। फिर कलाबाजी खाई। नवाब हाशिम ने कहका लगाया, फिर संजीदा होकर बोला, अब जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मशवरे का शुक्रिया। इमरान चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। रविश तय करते वक्त इत्तफाकन उसकी नजर मालती की बेतरतीब झाड़ियों की तरफ उठ गई और उसने महसूस किया कि वहां कोई छुपा हुआ है।
दूसरे ही लम्हे उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, बाहर निकलकर कार में बैठा और एक तरफ चल पड़ा। डैशबोर्ड पर लगे हुए अकबनुमा आईने में एक कार दिखाई दे रही थी जिसका रुख उसी की तरफ था और कार हवेली ही से निकली थी। इमरान ने बिला वजह अपनी कार एक सड़क पर मोड़ दी। कुछ दूर चलने के बाद अकबनुमा आईने का जाविया बदलने पर मालूम हुआ कि अब भी वही कार उसकी कार का ताक़ुब कर रही है। इमरान थोड़ी देर इधर उधर चकराता रहा और फिर उसने कार शहर की एक बहुत ज़्यादा भरी पूरी सड़क पर मोड़ दी। दूसरी कार अब भी ताक़ुब कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो कार करीब आ गई। साथ ही चौराहे के सिपाही ने ट्रैफिक रोकने का इशारा किया। कारों की कतार रुक गई। ताक़ुब करने वाली कार इमरान की कार के पीछे ही थी। इमरान ने मुड़कर देखा। दूसरी कार में स्टीयरिंग के पीछे नवाब हाशिम का भतीजा साजिद बैठा हुआ था। इमरान ने कार आगे बढ़ाई। एक चौराहे पर उसे फिर रुकना पड़ा। पिछली कार बदस्तूर मौजूद थी। इस बार इमरान ने जैसे ही मुड़कर देखा, साजिद ने हाथ हिलाकर उसे कुछ इशारा किया। सिग्नल मिलते ही फिर इमरान की कार चल पड़ी। इस बार वो ज्यादा जल्दी में नहीं मालूम होता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने कार फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। सामने के रेस्तोरां था। इमरान उसके दरवाजे के करीब खड़ा होकर नवाब साजिद को कार से उतरते देखता रहा। वो तीर की तरह इमरान ही की तरफ आया। आप सुनते ही नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। चीखते चीखते हलक में खराशें बढ़ गईं। मालूम होता है कि आपने देसी कुत्तों की हालत इज़ार पर संजीदगी से गौर किया है। चलिए अंदर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मौजूए गुफ्तगू सिर्फ देसी कुत्ते होंगे, इमरान ने रेस्तोरां में दाखिल होते हुए कहा। वो दोनों एक खाली कैबिन में बैठ गए। इमरान ने बेरे को बुलाकर चाय के लिए कहा। मैंने छुपकर आप दोनों की गुफ्तगू सुनी है, साजिद बोला। मैं जानता हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। तो आप वाकई CID के आदमी हैं? इमरान जेब से अपना मुलाकाती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। अगर वो वाकई नवाब हाशिम है तो आपको एक बहुत बड़ी जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। क्या महज मुशाबित की बिना पर? यह तो कोई बात ना हुई, साजिद ने कहा। 10 बरस पहले जब नवाब हाशिम की लाश मिली थी तो कोठी में कौन कौन था? सिर्फ मरहूम चंद नौकरों के साथ रहते थे। आप कहाँ थे? मैं उस वक्त ज़ेरे तालीम था और क्याम मैसूर कॉलेज के हॉस्टल में था। कफालत कौन करता था आपकी? चाचा जान मरहूम। मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी और जब मैंने उस आदमी में उनकी मुशाबियत पाई तो मेरे दीदा दिल फर्शे राह हो गए। अगर वो ये कहना छोड़ दे कि वो नवाब हाशिम है तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी कफालत करता रहूँगा। क्या आप बता सकेंगे कि नवाब हाशिम का कत्ल क्यों हुआ था? मैं उसे कत्ल तस्लीम करने के लिए आज भी तैयार नहीं, साजिद कुछ सोचता हुआ बोला। वो 100% खुदकुशी थी। आखिर क्यों? हालात मिस्टर इमरान। बंदूक करीब ही पाई गई और चेहरे पर बारूद की खरिंड मिली थी। कत्ल का मामला होता तो बातें ना होती। कातिल जरा फासले से भी निशाना ले सकता था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बंदूक का धाना चेहरे के करीब रखकर पैर के अंगूठे से ट्रैगर दबा दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान संजीदगी से बोला। आपने मामला बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन अब खुदकुशी के असबाब तलाश करने पड़ेंगे। इतने में चाय आ गई और इमरान को खामोश होना पड़ा। जब वेटर चला गया तो उसने कहा, क्या आप खुदकुशी के असबाब पर रोशनी डाल सकेंगे? वो शायद कुछ इश्क व आशिकी का सिलसिला था, नवाब साजिद झीमते हुए से अंदाज में बोला। खूब। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, क्या उनकी महबूबा का पता मिल सकेगा? मुझे इल्म नहीं। जिस रात यह हादसा हुआ आप कहाँ थे? हॉस्टल में। अच्छा, अब अगर यह साबित हो गया कि नवाब हाशिम यही साहब हैं तो आप क्या करेंगे? मैं पागल हो जाऊंगा, नवाब साजिद झिलाकर बोला। बहुत मुनासिब है, इमरान ने संजीदगी से गर्दन हिलाई। वह इस वक्त परले सिरे का अहमक मालूम हो रहा था। जी? साजिद और ज्यादा चिल्ला गया। मैंने अर्ज किया कि अब आप पागल होकर पागल खाने तशरीफ ले जाइए और 10 साल बाद फिर वापस आइए। उस वक्त तक नवाब हाशिम का इंतकाल हो चुका होगा। आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं? नवाब साजिद भी नाकर खड़ा हो गया। जी नहीं, बल्कि आप दोनों चचा भतीजे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर आपने चचा का हवाला दिया। बैठिए जनाब, इमरान ने आहिस्ता से कहा। अब ये बताइए कि असल वाक़या क्या है? मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अच्छा खैर, जाने दीजिए। अब हम कुत्तों के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। साजिद बैठ गया, लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी जहनी उलझन में मुब्तला है। मैं उस कुत्ते रेगी के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। ये उसी शख्स का है, नवाब साजिद ने कहा। भला किस नस्ल का होगा? दोगला हेगल है, इंतहाई काहिल और कामचोर कुत्ता है। अगर यह सील होता तो क्या कहना था? वाह वाह। क्या पहले भी कभी नवाब हाशिम ने कुत्ते पाले थे? नहीं, उन्हें कुत्तों से हमेशा नफरत रही। आप उसे हवेली से निकाल क्यों नहीं देते? साजिद कुछ ना बोला। इमरान उसे टटोलती हुई नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बड़ा पुरस्कार आदमी मालूम होता है। वो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरे महकमे के सुपरिंटेंडेंट से मिला और उसने उसे अपने कागजात दिखाए थे। कैसे कागजात? 2 साल तक वो इत्तेहादियों के साथ नाजियों से लड़ता रहा। वो यानी नवाब हाशिम वल्द नवाब कासिम ओहदा मेजर का था। भला उन कागजात को कौन झुटला सकता है? आज वो बैनुल अक़वामी हैसियत रखती हैं। मेरे खुदा! साजिद हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। चंद लम्हे खामोश रहा,
फिर हज़ियानी अंदाज में जल्दी जल्दी बोलने लगा, नामुमकिन, गलत है, बकवास है, वो कोई फ्रॉड है। मैं उसे आज ही धक्के दिलवा कर हवेली से निकलवा दूंगा। मगर इससे क्या होगा? उसका दावा तो बदस्तूर बाकी रहेगा। फिर बताइए मैं क्या करूं? साजिद बेबसी से बोला। मैंने उसे हवेली में ठहरने की इजाज़त देकर सख्त गलती की। अगर ये गलती ना करते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता? फिर मैं क्या करूं? पता लगाइए कि नवाब हाशिम का कत्ल किन हालात में हुआ था। मैं पहले कह चुका हूं कि वो किसी औरत का चक्कर था। कौन थी, कहाँ थी, मैं तफसील नहीं जानता। चाचा जान ने शादी नहीं की थी। अलबत्ता उनकी शनासा बहुत सी औरतें थीं। उस जमाने में किसी औरत का बड़ा शोहरा था जो आलमगीरी सराय में कहीं रहती थी। चाचा जान उसके सिलसिले में किसी से झगड़ा भी कर बैठे थे। बहरहाल ये उड़ती उड़ती खबर थी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो हकीकत ही थी। आलमगीरी सराय। इमरान कुछ सोचता हुआ बुड़बुड़ाया, लेकिन महज इतनी सी बात पर तो कोई सुराग नहीं मिल सकता। देखिए, एक बात और है, साजिद ने कहा, मगर आप मेरा मज़ाक उड़ाएंगे। क्या ये कोई पर्दार चीज़ है? इमरान ने पूछा। क्या चीज़? साजिद उसे हैरत से देखने लगा। यही मज़ाक? नहीं तो। साजिद के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया। भला फिर कैसे उड़ेगा? इमरान सर झुकाकर तशवीश आमेज अंदाज में बुड़बुड़ाया, फिर सर उठाकर आहिस्ता से बोला, आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेतकल्लुफ़ होकर कहिए। हम लोगों को मज़ाक उड़ाने की तनख्वाह नहीं मिलती। देखिए, बात ज़रा बेतुकी सी है, इसलिए, लेकिन सोचता हूँ कि कहीं वो हकीकत ही ना हो। अगर हकीकत ना हो तब भी सुनने के लिए तैयार हूँ। इमरान उकताकर बोला। मैं आलमगीरी सराय की एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो चचा मरहूम से काफ़ी मुशाबिहत रखती है। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है कि वो चचा जान की कोई नाजायज़ औलाद हो। क्या उम्र होगी? 20 से ज़्यादा नहीं। तो वो उस जमाने में 10 साल की रही होगी। मगर किसी ऐसी औरत के लिए जो 10 साल की लड़की भी रखती हो, कत्ल वगैरह नहीं हो सकती। क्या ख्याल है आपका? मैं कब कहता हूं कि उसी औरत के लिए वो कत्ल किए गए होंगे? साजिद ने कहा। हो सकता है कि वो कोई दूसरी औरत हो, और मैं उसके मुतालिक भी वसूख से नहीं कह सकता। देखिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल था, वरना महज मुशाबियत उसे चचा जान की औलाद नहीं साबित कर सकती। तो आपको तो उस लड़की से खास तौर पर बड़ी दिलचस्पी होगी। बस इसी हद तक कि उसे देखने को दिल चाहता है। लेकिन ना तो मैंने आज तक उससे गुफ्तगू की और ना वो मुझे जानती है। लेकिन मैं आपको उसके घर का पता बता सकता हूँ। इमरान मुस्कुराकर बोला। आप उसका ताक्कुब करते रहे हैं? मैं क्या बताऊं जनाब। उसे देखकर दिल बेख्तियार उसकी तरफ खींचता है। अगर वाकई दिल खींचता है तो मुझे उसका पता जरूर बताइए। आलमगीरी सराय में अधूरे मीनार के करीब जर्द रंग का एक छोटा सा मकान है। इमरान ने चाय की प्याली रख दी। उसके चेहरे पर तहय्युर के आसार थे, क्योंकि ये वही पता था जो उसे कुछ देर कबल मूडी ने बताया था। आपको यकीन है कि वो लड़की इसी मकान में रहती है? उसने साजिद से पूछा। मैंने सैकड़ों बार उसे वहां जाते देखा है, साजिद बोला। अच्छा मिस्टर, मैं कोशिश करूंगा कि। इमरान जुमला अधूरा ही छोड़कर उठ गया। इस दौरान में उसने चाय का बिल अदा कर दिया था। अगर कभी मैं आपसे मिलना चाहूं तो कहाँ मिल सकता हूं? साजिद ने पूछा। मेरे कार्ड पर मेरा पता और टेलीफोन नंबर मौजूद हैं, इमरान ने कहा और रेस्तोरां से बाहर निकल गया। लेकिन अब उसका रुख अपनी कार की बजाय एक दवा फरोश की दुकान की तरफ था। वहां उसने कॉलरा मिक्सचर की एक बोतल खरीदी। दवा फरोश शायद उसका शनासा ही नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरह जानता था। क्योंकि इमरान ने उसे इंजेक्शन लगाने की सिरिंज मांगी तो उसने इनकार नहीं किया। फिर उसने किसी दवा के 2 सैंपल भी खरीदे। थोड़ी देर बाद इमरान की कार आलमगीरी सराय की तरफ जा रही थी। अधूरे मीनार के करीब पहुंचकर इमरान रुक गया। यहाँ चारों तरफ ज्यादातर खंडर नजर आ रहे थे, लेकिन एक छोटे से पीले रंग के मकान की तलाश में दुश्वारी नहीं हुई। कुर्ब जवार में करीब सभी पुरानी इमारतें थीं, जो वीरान भी थी और आबाद भी थीं। जो हिस्से मुनहदिम हो गए थे, बेकार पड़े थे, और जिनकी दीवारें और छतें कायम थीं, उनमें लोग रहते थे। इमरान पीले मकान के सामने रुक गया। कार उसने वहां काफ़ी फासले पर छोड़ दी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उसे थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। दरवाज़ा खुला और उसे एक हसीन सा चेहरा दिखाई दिया। ये एक नौजवान लड़की थी, जिसकी आंखों में न सिर्फ खौफ झांक रहा था, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह कुछ देर कबल रोती रही हो। मैं डॉक्टर हूँ, इमरान ने आहिस्ता से कहा। हैजे का टीका लगाऊंगा। लड़की पूरा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। आप म्यूनसिपैलिटी के डॉक्टर हैं? उसने पूछा। लेकिन इमरान उसके लहजे में हल्की सी लहर महसूस किए बगैर न रह सका। जी हाँ, आप ठीक समझी, इमरान बोला। वो कुछ देर पहले उस आदमी को देख चुका था जिसे नवाब हाशिम होने का दावा था, और वो सोच रहा था कि हकीकतन दोनों में थोड़ी बहुत मुशाबियत ज़रूर है। मैं नहीं समझ सकी, लड़की ने आहिस्ता से कहा। मैं 20 साल से इस मकान में हूँ, लेकिन मैंने बचपन से लेकर शायद ही कभी किसी सरकारी डॉक्टर की आमद के मुतालिक सुना हो। आना तो चाहिए डॉक्टरों को, इमरान मुस्कुराकर बोला। अब अगर कोई ना आए तो ये उसका ज़ाती फेल है। मैं अभी दरअसल हाल ही में यहाँ आया हूँ। क्या आप थोड़ी देर तशरीफ़ रखेंगे? लड़की बोली। क्यों? बात यह है कि मैं अपनी अजीज़ के भी टीका लगवाना चाहती हूँ। आप फिक्र न कीजिए, मैं 1 हफ्ता के अंदर अंदर यहाँ सबके टीका लगा दूंगा। नहीं, अगर आज ही लगा दें तो बड़ी अनायत होगी। वो बड़े वहमी आदमी हैं। आजकल हैजे की फसल भी है, बहुत परेशान रहती हैं। तो फिर आप मुझे उनका पता बता दीजिए, यहीं लाती हूँ, लड़की ने कहा और तेज़ी से एक गली में घुस गई। इमरान अहमकों की तरह खड़ा रह गया। 5 मिनट गुजर गए।
लेकिन लड़की ना आई। इमरान ने फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसे तवक्को थी कि घर के अंदर लड़की के अलावा और कोई भी होगा, लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद न हुआ। 5 मिनट और गुजर गए और अब इमरान को सोचना पड़ा कि कहीं लड़की जुल देकर तो नहीं निकल गई। मूडी के बताए हुए हुलिये पर वो 100% पूरी थी। इमरान ने सोचा कि अगर वो वाकई जुल दे गई है तो इससे ज्यादा शातिर लड़की शायद ही कोई हो। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो रफ्ता रफ्ता करीब आ रही थी। फिर एक गली से 3 बावर्दी पुलिस वाले बरामद हुए, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। लड़की उनके साथ थी। वो करीब आ गए और लड़की ने इमरान की तरफ देखकर कहा, जरा इनसे पूछे ये कहाँ से आए हैं। सब इंस्पेक्टर ने इमरान को तेज नजरों से देखा, शायद उसे पहचानता नहीं था। आप कहाँ के डॉक्टर हैं? उसने इमरान से पूछा। डॉक्टर? इमरान ने हैरत से कहा, कौन कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ? देखा आपने? लड़की ने सब इंस्पेक्टर को मुखातिब किया। उसके लहजे में मुसर्रत आमेज कपकपाहट थी। तो आपने खुद को डॉक्टर क्यों जाहिर किया था? सब इंस्पेक्टर गर्म हो गया। कभी नहीं। इमरान लड़की की तरफ इशारा करके बोला, मैंने तो इनसे सदरुद्दीन का पता पूछा था। इन्होंने कहा कि ठहरिए मैं बुलाई लाती हूँ। मगर आप मियाँ सदरुद्दीन तो नहीं मालूम होते। ये झूठ है, सरासर झूठ है। लड़की चिल्लाकर चीख उठी। अरे तौबा है। इमरान अपना मुंह पीटने लगा। आप मुझे झूठा कहती हैं? नहीं मिस्टर, इससे काम नहीं चलेगा। सब इंस्पेक्टर बोला। तो फिर जिस तरह आप कहिए काम चलाया जाए। इमरान ने बेबसी के इजहार के लिए अपने सर को खफीफ से जुम्बिश दी। आपको मेरे साथ थाने तक चलना होगा। सब इंस्पेक्टर पूरी तरह गुस्से में भर गया था। जरा 1 मिनट के लिए इधर आइए, इमरान ने कहा। फिर वो उसे गली के सिरे तक लाया जहां से लड़के और कांस्टेबल काफी फासले पर थे। इमरान ने जेब से अपना कार्ड निकालकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड पर नजर पड़ते ही पहले तो उसने इमरान को आंखें फाड़ कर देखा, फिर 3 कदम पीछे हटकर उसे सलूट किया। लड़की और दोनों कांस्टेबलों ने उसकी इस हरकत को बड़ी हैरत से देखा। उधर सब इंस्पेक्टर हकला रहा था, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं था, मगर हजूरे वाला ये लड़की बहुत परेशान है। क्यों? कहती है कि किसी ने घर से उसके 25,000 रुपये उड़ा लिए हैं, और ये भी कहती है कि कुछ नामालूम आदमी अरसे से उसका ताकुब करते रहे हैं। घर में और कौन है? कोई नहीं, तनहा रहती है। 1 माह गुजरे इसके बाप का इंतकाल हो गया। आपने पूछा नहीं कि रुपए कहाँ से आए थे? बज़ाहिर हालत ऐसी नहीं मालूम होती कि घर में नकद 25,000 रखने की भी साथ हो। जी हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन लड़की शरीफ मालूम होती है। शरीफ मालूम होती है? इमरान ने हैरत से दोहराया, फिर तल्ख लहजे में बोला, बराहे करम, महकमे को बनिए की दुकान ना बनाइए। शराफत वगैरह कहाँ देखी जाती है जहाँ उधार का लेन देन होता है। बस अब तशरीफ ले जाइए। मगर नहीं, ठहरिए, क्या आपने बाकायदा तौर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर दी है? सब इंस्पेक्टर बगलें झांकने लगा। जी, बात दरअसल ये है, लड़की हसीन भी है और जवान भी। इमरान ने जुमला पूरा कर दिया। जब रिपोर्ट नहीं दर्ज की है तो इसके साथ भाग आने की क्या जरूरत थी? जी दरअसल, चले जाओ। सब इंस्पेक्टर निकल गया। इमरान की गरज लड़की और कांस्टेबलों ने भी सुनी। सब इंस्पेक्टर चुपचाप गली में दाखिल हो गया। कांस्टेबलों ने देखा तो वो भी खिसक गई। लड़की जहां थी वहीं खड़ी रही। इमरान उसके करीब पहुंचा। तुम्हारा नाम दुर्दाना है? जी हाँ। तुमने मिस्टर वॉल्टर मूडी के हाथ कोई सिंगार दान फरोख्त किया था? जी हाँ। लड़की ने कहा, उसके अंदाज में जरा बराबर भी हिचकिचाहट नहीं थी। वो तुम्हारा ही था। मैं आखिर ये सब क्यों बताऊं? इसलिए कि महकमा सुराग रसानी का एक ऑफिसर तुमसे सवालात कर रहे। लड़की चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर बोली, जी हाँ, वो मेरा ही था। वालदा को विरसे में मिला था। चंद पुरस्कार आदमी उसे मेरे पास से निकाल ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने मिस्टर मूडी के हाथ फरोख्त कर दिया। 25,000 में? जी हाँ, और फिर मैंने वो 25,000 भी खो दिए। लड़की के लहजे में बड़ा दर्द था। किस तरह? चोर ले गए। मेरा ख्याल है कि वही लोग होंगे जो अरसा तक उस सिंगारदान के चक्कर में रही हैं। उन्होंने मिस्टर मूडी का भी पीछा किया था, मगर वहां दाल नहीं गली। अब अच्छी तरह गल गई है। इमरान सर हिलाकर बोला, मैं नहीं समझी। हवालात ऐसी जगह है जहां खटमल और मच्छर सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन हवालात से मुझे क्या गर्ज। देखो लड़की, बनने से काम नहीं चलेगा। चुपचाप अपने साथियों के पते बता दो। तुम्हें तो खैर ये कहकर भी बचाया जा सकता है कि तुम महज आलेकार हो, मामले की अहमियत से वाकिफ नहीं थी। मैं कुछ नहीं समझी जनाब। तुमने जिस सिंगारदान के 25,000 वसूल किए हैं वो 150 में भी महंगा है। आपको धोखा हुआ होगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, उसमें हजारों रुपए के जवाहरात जड़े हुए थे। नकल, इमिटेशन, नामुमकिन, मैं नहीं मान सकती। इमरान चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, नवाब हाशिम को जानती हो? मैं नहीं जानती। नवाब साजिद को? आखिर आप चाहते क्या हैं? भला नवाबों को क्यों जानने लगी? क्या आप मुझे आवारा समझती हैं? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम उस सिंगारदान के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। आखिर आपको ये शुबा कैसे हुआ कि वो नकली जवाहरात हैं? बेकार बातों में ना उलझो, साथियों के नाम बता दो। मेरे खुदा! लड़की दोनों हाथों से सर पकड़कर दीवार का सहारा लेती हुई बोली, किस मुसीबत में फंस गई? मैं सच कहता हूं कि वो कम अज कम तुम्हारे लिए मुसीबत ना होगी। हाँ, शाबाश, बता दो साथियों के नाम। खुदा की कसम, मेरा कोई साथी नहीं, मैं बिल्कुल बेसहारा हूं। अच्छा लड़की,
इमरान तवील सांस लेकर बोला, तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हो? मैं नहीं जानती, बहरहाल मुझसे यही यही कहा गया था, है ना? शाबाश। इमरान जल्दी से बोला, किसने कहा था? मेरे एक हमदर्द ने। आहा, मैं उसी हमदर्द का पता चाहता हूँ। पता मुझे नहीं मालूम। लड़की, मेरा वक्त बर्बाद न करो। खुदा की कसम, मैं उनका पता नहीं जानती। वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की। गालिबन वो वालिद साहब के गहरे दोस्तों में से हैं, और तुम उनका पता नहीं जानती? ताजुब है। नहीं, ताजुब ना कीजिए। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मुझे इल्म हुआ कि वो उनके दोस्त थे। वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1 महीना पहले की बात है। मैं यहाँ मौजूद भी नहीं थी, एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। वालिद साहब इसी दौरान में सख्त बीमार पड़ गए। हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने दोस्त को तीमारदारी के लिए बुलाया हो। जब मैं वापस आई तो वो 2 दिन कबल ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और फिर मैंने उनकी कब्र देखी। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी तजहीज़ व तकफीन बड़ी शान से हुई थी। सिंगारदान के वजूद से मैं पहले भी वाकिफ़ थी और इसे बहुत ज़्यादा कीमती समझती थी, क्योंकि वालिद साहब की ज़िंदगी में ही बाज़ पुरस्रार आदमियों ने इसे हासिल करने की कोशिश की थी। तुम्हारे वालिद के दोस्त ने तुम्हें क्या मशवरा दिया? यही कि मैं सिंगारदान को किसी महफूज जगह पर पहुंचा दूं। मैंने कहा, आप ही से अपने पास रख लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। हाँ, अगर कोई गैर मुल्की यानी अंग्रेज़ या अमेरिकन तुम्हारी मदद कर सके तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने मुझे मूडी साहब को दिखाया, जो अक्सर इधर से गुजरते रहते हैं। मूडी इधर से गुजरता रहता है? जी हाँ, अक्सर। मैंने कई बार देखा है। हाँ, तो एक शाम वालिद साहब के दोस्त भी यहाँ मौजूद थे। इत्तफाकन मूडी साहब की कार उधर से गुजरी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिंगारदान को साथ लेकर इनकी कार में बैठ जाऊं। कार की रफ्तार धीमी थी, मैं बैठ गई, और जो कुछ मुझे करना था वो उन्होंने पहले ही समझा दिया। क्या समझा दिया था? यही कि मैं शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, और वो सब कुछ जो आपको मूडी साहब से मालूम हुआ। मैं कहाँ तक बताऊँ, मेरा सर चकरा रहा है। तो तुम शाही खानदान से नहीं ताल्लुक़ रखती? मुझे इल्म नहीं कि मैं किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं बताया। वो एक बहुत बड़े आलिम थे। हमारे यहाँ किताबों के ढेर आपको मिलेंगे। अच्छा, वो करते क्या थे? तस्वीरों के ब्लॉक बनाया करते थे। इससे खासी आमदनी हो जाती थी। लेकिन पिछले 6 साल से, जब वो 4 साल की रूपोशी के बाद वापस आए, तो कुछ भी नहीं करते थे। मैं नहीं समझा। आप बड़ी देर से खड़े हैं, अंदर तशरीफ़ ले चलिए, लड़की ने कहा। अगर वाकई सिंगारदान के जवाहरात नकली हैं, तब तो मुझे खुदकुशी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मूडी साहब के रुपए भी चोरी हो गए। वो दोनों अंदर आए। जिस कमरे में लड़की उसे लाई, उसमें चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां रखी हुई थी। ये एक बड़ी लंबी दास्तान है जनाब। लड़की ने बात शुरू की ही थी कि किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी। ज़रा 1 मिनट ठहरिएगा, लड़की ने कहा और उठकर चली गई। इमरान गहरी नज़रों से कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वह बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो मूडी की आवाज़ थी। और फिर दूसरे लम्हे वो लड़की मूडी को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई। इमरान! मूडी दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गया। आओ आओ, इमरान मुस्कुरा कर बोला। ये तुमने क्या किया? तुमने शहजादी साहिबा को कुछ बताया तो नहीं? शट अप, इधर आओ और खामोश बैठो। नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता। मुझे अपने रुपयों की परवाह नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। शहजादी साहिबा ने जो कुछ भी किया, अच्छा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं। शहजादे के बच्चे अगर बकवास करोगे तो तुम्हें भी बंद करा दूंगा, इमरान ने कहा, और वह नाक सिकोड़ कर रह गया। कहीं कपड़े जल रहे हैं क्या? उसने लड़की की तरफ देखकर कहा। मैं भी कुछ इसी किस्म की बू महसूस कर रही हूँ। मूडी ने फिर बकवास शुरू कर दी। इमरान उस तरफ ध्यान दिए बगैर सोच रहा था। अचानक हवा के झोंके के साथ कसीफ धुएं का एक बड़ा सा मरगोला कमरे में घुस आया और तीनों बौखलाकर खड़े हो गए। इमरान खिड़की की तरफ झपटा। एक कमरे से धुएं के बादल उमड़ रहे थे। आग! लड़की बेतहाशा चीखी और फिर बाहर निकलकर उस कमरे की तरफ दौड़ी। इमरान और मूडी हाँ हाँ करते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो कमरे में पहुंच चुकी थी। वो दोनों भी बेतहाशा अंदर घुसे। कमरे के वस्त में कपड़ों और कागजात का एक बहुत बड़ा ढेर जल रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठे करके उनमें दीदा दानिस्ता आग लगाई गई हो। लड़की इस तरह सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ी थी जैसे कदीम आतिशकदों की कोई पुजारन हो। उसकी आंखें फैली हुई थीं और होंठ कपकपा रहे थे। यकायक वो चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। इमरान कमरे में टहल रहा था। कैप्टन फ्याज उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कच्चा ही जब आ जाएगा। देखो फ्याज, इमरान टहलते टहलते रुककर बोला, यह केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। नवाब हाशिम की मौत ख्वाह कत्ल से हुई हो या खुदकुशी से, दोनों ही सूरतें मज़का खेज हैं। आखिर कातिल ने चेहरे पर क्यों फायर किया? उसके लिए तो सीना या पेशानी ही ज्यादा मुनासिब होती। मौत करीब करीब फौरन ही वाक़ई हो जाती। मैंने फाइल का अच्छी तरह मुतालिया किया है। मकतूल के चेहरे के अलावा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर खराश तक नहीं मिली। और लाश कहाँ थी? बिस्तर पर। मरने वाला चित पड़ा हुआ था। फ्याज, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले ही का था? मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। अभी तुम एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे थे जिसने मूडी के हाथ सिंगारदान फरोख्त किया। अब नवाब हाशिम के कत्ल पर आग कूद दें। तुम मेरी बात का जवाब दो।
बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का नहीं था। प्याज हंस पड़ा, फिर उसने संजीदगी से कहा, अब तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, लोंडापन तर्क कर दो। फ्याज साहिब, मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि मौत इस कमरे में वाकई नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि उसे किसी दूसरी जगह पर गला घोंट कर मारा गया था, फिर चेहरे पर फायर करके शक्ल बिगाड़ दी गई। मुजरिम चूंकि फायरी की मौत की वजह करार देना चाहता था, इसलिए उसने लाश को बिस्तर पर डाल दिया और बिस्तर को किसी चीज के खून से तर कर देने के बाद अपनी राह ली। अगर ये बात नहीं तो फिर तुम ही बताओ कि कमरे में किसी किस्म की जिद्दोजहद के आसार क्यों नहीं पाए गए? जिद्दोजहद? कमाल करते हो। अरे बरखुरदार, सोते में उस पर गोली चलाई गई थी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज से 10 साल पहले तुम्हारा महकमा किसी यतीम खाने का दफ्तर था। क्यों? इसलिए कप्तान साहब की फाइल में लगी हुई रिपोर्ट कतई नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल क्यों है? यार शायद तुम भी किसी यतीम खाने के मैनेजर हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारा चपड़ासी तुमसे ज्यादा अच्छा मालूम हो। कुछ बकोगे भी? फ्याज जिला गया। ये तुम भी मानते हो कि फायर बहुत करीब से किया गया, यानी बहुत मुमकिन है कि नाल से चेहरे का फासला एक बालिश्ते से भी कम रहा हो। घिसी हुई बात है। अच्छा, तो फ्याज साहिब, बिस्तर में कोई छुरा क्यों नहीं पेवस्त हुआ था? या बिस्तर पर भी बारूद के असरात क्यों नहीं मिले? जरूर मिले होंगे, मगर मेरी सरकार, रिपोर्ट में इसका तस्करा नहीं। ये वाकया सिर्फ 10 साल पहले का है, 100 बरस पहले का नहीं, जिसे तुम आदमी की कमअक्ली साबित करके टाल दो। मेरा दावा है कि तफ्तीश करने वाले को चेहरे के आसपास बारूद के निशानात मिले ही ना होंगे, वरना वो जरूर तस्करा करता। और फिर लाओ, मुझे वो फाइल दो जिसमें खून की कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट हो। इसकी जरूरत ही नहीं समझी गई थी कि खून के टाइप का पता लगाया जाता। वो मरने वाले ही का खून था। हम सब इस पर मुत्तफिक हो गए थे। जब लोगों की हिम्मत जवाब देने लगती है तो वो इसी तरह मुत्तफिक हो जाती हैं। तुम लोग हमेशा पेचीदगियों से घबराते हो, पेचीदा मामलात को भी इसी तरह खींच तान कर सीधा कर लेते हो कि अकल दंग रह जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कह रही है कि मौत अचानक कल्ब की हरकत बंद हो जाने की वजह से वाक़ई हुई, और तुम लोग फायर की लकीर पीटते हो। हाँ, कतई दुरुस्त है, फ्याज सर हिलाकर बोला। वो सो रहा था कि अचानक कान के करीब एक धमाका हुआ और उसका हार्ट फेल हो गया। यही वजह थी कि उसे तड़पने की भी मोहलत नहीं मिली, इसलिए बिस्तर भी शिकन आलूद नहीं था। वो जैसे लेटा हुआ था वैसे ही ठंडा हो गया। मेरा इतराज अभी बाकी है। आखिर बिस्तर पर छुरे क्यों नहीं लगे? क्या हो गए? क्या उस वक्त बंदूक का भी हार्ट फेल हो गया था? जहन्नुम में जाए, फ्याज उकताए हुए अंदाज में बोला। केस तुम्हारे पास है, जाकर झक मारो। मगर हाँ, तुम उस लड़की का तस्करा कर रहे थे। वो केस वाकई दिलचस्प मालूम होता है। अच्छा, फिर जब वो बेहोश हो गई तो तुमने क्या किया? सब्र किया और काफी देर तक सर पीटता रहा। इमरान जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। आग कैसे लगी थी? यकीनन दिया सलाई या सिगार लाइटर से ही लगी होगी। तुम अजीब आदमी हो, फ्याज ने झिलाकर कहा। इमरान कुछ ना बोला। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, लड़की मेरे लिए एक नई उलझन पैदा कर रही है। तो क्या तुम समझते हो कि वो वाकई मासूम है? अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी पूरे वाकयात भी मालूम नहीं हो सके, और लड़की अस्पताल में है। मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूँ। मूडी ने अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में एक कमरा हासिल कर लिया। लड़की वहीं थी, और पिछली रात मूडी भी वहीं रहा। उसके ख्वाब बदस्तूर उस पर मुसल्लत रहे। लड़की ने उसे यकीन दिलाना चाहा था कि उसने सिंगारदान के जवाहरात को असली ही समझकर उसके हाथ फरोख्त किया, लेकिन मूडी ने उसे यह कहकर गुफ्तगू करने से रोक दिया था कि ज्यादा बोलने से उसके असाब पर बुरा असर पड़ेगा। इस वक्त भी वो उसके पलंग के करीब मुअद्दब बैठा फर्श की तरफ देख रहा था। मूडी साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लड़की ने कहा। मैं आसमानों का मशकूर हूँ, उन ऊंचे पहाड़ों और हजारा साल से बहने वाले दरियाओं का मशकूर हूँ, जिन्होंने कदीम शहनशाहों की अजमत व शान देखी है। शहजादी साहिबा, सेहत मुबारक हो। मेरा मज़ाक ना उड़ाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वो जवाहरात नकली हैं तो जिस तरह भी मुमकिन होगा मैं आपके रुपए वापस करने की कोशिश करूंगी। मैं वालिद साहब का कुतुब खाना फरोख्त कर दूंगी। वो 25,000 की मालियत का जरूर होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार एक साहब ने कलमी नुस्खा 2,500 में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन वालिद साहब ने इनकार कर दिया था। और आप बराह करम मुझे शहजादी साहिबा ना कहा करें, मैं शहजादी नहीं हूँ। आपको बता चुकी हूँ कि मैंने एक शख्स के कहने पर खुद को शाही खानदान से जाहिर किया था। आप शहजादी हैं, मेरे एतमाद का खून ना कीजिए। यही कहती रहिए कि आप शहजादी हैं। मुझे हुक्म दीजिए कि मैं ऐसे लाखों 25,000 आपके कदमों में डाल दूं। मुझे अपने सैकड़ों साल पुराने आबा अजदाद के गुलामों ही में से समझिए, जिन्होंने उनके लिए अपना खून बहाया था। लड़की हैरत से उसकी सूरत देखने लगी, क्योंकि मूडी के लहजे में बड़ा खलूस था। क्या इमरान साहब आपके दोस्त हैं? जी हाँ, वो मेरा दोस्त है, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं आपके गिर्द रुपयों की दीवार खड़ी कर दूंगा, और फिर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी सूरत में पुलिस आपका कुछ ना कर सकेगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और दूसरे लम्हे में इमरान कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त भी हस्बे दस्तूर उसके चेहरे पर हमाकत बरस रही थी, और अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो किसी गलत जगह आ गया हो और मुआफ़ी मांगकर उल्टे पांव वापस जाएगा। क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? जी हाँ, अब मैं अच्छी हूँ, मगर तुम कोई उलझन पैदा करने वाली बात नहीं करोगे, समझे? मूडी ने इमरान से कहा। समझ गया।
इमरान ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं और लड़की से बोला, जरा अपने वालिद के दोस्त का हुलिया तो बताइए। हुलिया सिवाय इसके और कुछ नहीं बता सकती कि उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी है और आंखों में किसी किस्म की तकलीफ की वजह से स्याह शीशों की ऐनक का इस्तेमाल करती हैं। इमरान ने अपने शानों को जुम्बिश दी। उसके अंदाज से यह मालूम करना दुश्वार था कि लड़की के अल्फाज से उस पर क्या असर पड़े। उसने दूसरे ही लम्हे में पूछा, जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आप कहाँ थी? मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। वापसी पर मुझे यह खबर मिली कि मैं अपने औसान बजा न रख सकी। तजहेज़ व तकफीन उसी आदमी ने की थी जो अब तक खुद को उनका दोस्त जाहिर करता रहा। ठीक है, लेकिन क्या आपके पड़ोसियों ने इस सिलसिले में आपको कोई अजीब बात नहीं बताई? अजीब बात? मैं आपका मतलब नहीं समझी। गुस्ल कहाँ दिया गया था मैयत को? ओह हाँ, वालिद साहब के चंद अहबाब जनाजा घर से ले गए थे और गालिबन किसी दोस्ती के यहाँ गुस्ल और तकफीन का इंतजाम हुआ था। कोई पड़ोसी मरने वाले की शक्ल भी नहीं देख सका। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? लड़की संभल कर बैठ गई। गुफ्तगू उर्दू में हो रही थी। मूडी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इमरान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। अच्छा हाँ, इमरान ने लड़की के सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा, आपने 10 साल कबल के एक वाक़ये का तज़किरा किया था। क्या वालिद साहब की गुमशुदगी का? लड़की ने अंग्रेजी में कहा। शायद वो मूडी को भी अपने हालात से आगाह करना चाहती थी। इमरान ने इस बात में सर हिलाया। लड़की चंद लम्हे खामोश रहकर बोली, डैडी बड़े पुरस्कार आदमी थे। मैं आज तक ये ना समझ सकी कि वो कौन थे और क्या थे। जब मैं 10 साल की थी तो वो अचानक गायब हो गए। मैं तनहा रह गई। वालदा उसी वक्त इंतकाल कर गई थी जब मैं पैदा हुई थी। आप खुद सोचिए मेरी क्या कैफियत हुई होगी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वालिद साहब का कोई अजीज़ भी है या नहीं, कि मैं उसी से रुजू करती। उन्होंने कभी अपने किसी अजीज़ का तज़किरा नहीं किया। बड़ी परेशानी थी। पड़ोस में ईसाइयों का एक गरीब खानदान आबाद था। उसने मेरी बहुत मदद की। मुझे एक मिशन स्कूल में दाखिल करा दिया और हर तरह मेरी देखभाल करता रहा। मैं मिसिज़ हार्डी को कभी ना भूलूंगी। वो अजीम औरत जिसने मेरी खबरगिरी माओ की तरह की, मेरे अखराजात भी उठाए और मुझे कभी इस बात पर मजबूर नहीं किया कि मैं ईसाई मजहब इख्तियार कर लूँ। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, 4 साल तक वालिद साहब की कोई खबर न मिली। फिर अचानक एक दिन वो आ गए। हफ्तों रोते रहे, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया कि वो इतने दिनों तक कहाँ रहे। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। वो फिर कहीं नहीं गए? इमरान ने पूछा। नहीं, फिर वो घर से बाहर भी शाज़ो नादिर ही निकलते थे। गुमशुदगी से पहले वो तस्वीरों के ब्लॉक बनाने का काम करते थे। वापसी पर यह काम भी तर्क कर दिया, लेकिन मुझे आज तक मालूम न हो सका कि बसर औकात का जरिया क्या था। बज़ाहिर वो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन कभी तंगदस्ती नहीं हुई। और गालिबन वो सिंगारदान भी वो अपने साथ ही लाए होंगे? इमरान ने पूछा। नहीं, मैं बचपन ही से उसे देखते आई हूँ। अच्छा, तो फिर वो पुरस्कार आदमी उसकी ताक में कब से लगे? वालिद साहब के इंतकाल के बाद ही से। इससे पहले किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया था। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर पूछा, पिछले 6 बरस के अरसे में उनसे कौन कौन मिलता रहा? कोई नहीं। हत्ता कि पास पड़ोस वाले भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। आखिर क्यों? क्या वह बहुत चिड़चिड़े थे? हरगिज नहीं, बहुत ही बाइखलाक और मिलनसार थे। उन्होंने कभी किसी से तेज लहजे में गुफ्तगू नहीं की। मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें महज इसलिए बुरा कहते थे कि वो मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। लेकिन उनके मरते ही इतने बहुत से दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? इमरान ने पूछा। मुझे खुद भी हैरत है। पड़ोसियों से मालूम हुआ कि वो 5 थे, लेकिन उनमें से एक ही आदमी अब तक मेरे सामने आए, वही जिसने सिंगारदान के मुतल्लिक मशवरा दिया था। और फिर वो उसके बाद से नहीं दिखाई दिया। नहीं, वो इसके बाद भी मिलता रहा, उस वक्त तक जब तक कि मैंने सिंगारदान फरोख्त नहीं कर दिया। तुम्हारे वालिद ने कभी अपने दोस्त का तज़किरा भी नहीं किया? सिर्फ एक दोस्त का, वही जिसके पास मैं उनकी मौत से चंद रोज़ कबल गई थी। उसका नाम और पता? इमरान जेब से डायरी निकालता हुआ बोला, हकीम मोइनुद्दीन, 48 फरीदाबाद, दिलावरपुर। आप उसके पास क्यों गई थी? वालिद साहब ने भेजा था, लड़की ने कहा। वालिद साहब अरसा से दर्द गुर्दा के मरीज थे। इस दौरान में तकलीफ कुछ ज़्यादा बढ़ गई। इलाज होता रहा, लेकिन फ़ायदा न हुआ। आखिरकार उन्होंने मोइनुद्दीन साहब का पता बताकर कहा कि मैं उनके पास जाऊं। शायद उनके पास इस मर्ज़ का कोई नुस्खा था। मैं दिलावरपुर गई, लेकिन दवा तैयार नहीं थी, इसलिए वहाँ मुझे 4 दिन तक क्याम करना पड़ा। मैंने वालिद साहब को बजरिया तार मुतला कर दिया था, जिसके जवाब में उन्होंने भी बजरिया तार ही मुझे मुतला किया कि मैं दवा लिए बगैर वापस ना हूँ। हुआ 10 दिन लग जाएं। क्या वो हकीम साहब अभी वहाँ मिल सकेंगे? इमरान ने पूछा। क्यों नहीं, यकीनन मिलेंगे, लेकिन अगर ना मिले तब? भला मैं इसके मुतल्लिक क्या कह सकती हूँ? लड़की मुस्तरबाना अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ती हुई बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बस इमरान, खत्म करो। मुड़ी हाथ उठाकर बोला, मैं मामलात की तह को पहुंच गया हूँ। क्या समझे आप? लड़की ने चौंक कर पूछा। आपके वालिद जिंदा हैं। मुड़ी ठहर ठहर कर बोला, बस मैं समझ गया। शट अप। इमरान उसे घूर कर बोला, शायद तुम्हारा नशा उखड़ रहा है, जाओ एक आध पैग मारो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मूडी ने जमाई लेकर कहा। इमरान ने लड़की से कहा कि आप मुझे अपने वालिद की कोई तस्वीर दे सकेंगी? अफसोस के नहीं। जिन चीज़ों में पुरस्कार तरीके से आग लग गई थी, उनमें गालिबन उनके एल्बम भी थे। या मुमकिन है एल्बम ना रहे हों, मुझे तो कोई होश नहीं। हो सकता है तलाश करने पर कोई तस्वीर मिल ही जाए। मगर ये तो बताइए कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मैं अब बिल्कुल अच्छी तरह हूँ।
यहाँ आप ज़्यादा महफूज हैं, इमरान सार हिलाकर बोला। जब तक मैं न कहूँ आप यहाँ से नहीं जाएंगी। मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया है कि आप यहाँ तवील मुद्दत तक क़याम कर सकें। आखिर क्यों? ज़रूरी नहीं कि आपको भी बताया जाए। इमरान, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मूडी उसे घुंसा दिखाकर बोला। तुम शहजादी साहिबा की तौहीन कर रहे हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो और मेरे साथ चलो। मैं यहीं रहूंगा। शट अप, खड़े हो जाओ, उठो। इमरान के साथ मूडी अपने बंगले पर वापस आ गया और आते इस बुरी तरह शराब पर गिरा के खुदा की पनाह। उसने पिछली रात से एक कतरा भी नहीं पिया था। 2-3 पैग मुतवातिर पी लेने के बाद वह इमरान की तरफ मुड़ा। तुम क्या समझते हो मुझे? मैं जानता हूँ, मामलात की तह तक पहुंच चुका हूँ। उसका बाप जिंदा है और वह इंतहाई पुरस्कार आदमी मालूम होता है। बकवास बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी एक थ्योरी है। इमरान खामोश हो गया। मूडी बुड़बुड़ाता रहा। मैं शर्लक होम्स हूँ। और मूडी शर्लक होम्स के बच्चे? इमरान उसे घूरते हुए बोला। नहीं डॉक्टर वॉटसन, तुम इन मामलात को नहीं समझ सकते। मूडी बुड़बुड़ाता हुआ उठकर टहलने लगा। इतने में नौकर पाइप ले आया। इमरान सोफे की पुश्ते से टिक लगाकर सोचने लगा। मूडी पाइप सुलगाकर अपनी गर्दन अकड़ाता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। वो किसी शाही खजाने के वजूद से वाकिफ है और मेरा ख्याल है कि उसके पास नक्शा भी मौजूद है। इमरान बदस्तूर आंखें बंद किए पड़ा रहा। मूडी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला। आज से 10 साल कबल यकीनन चंद खतरनाक आदमियों ने उसका पीछा किया होगा, बस वो गायब हो गया। 4 साल बाद फिर वापस आया। 6 साल तक सुकून से रहा और इसके बाद फिर वो या कुछ दूसरे लोग उसके पीछे पड़ गए। इस बार उसने अपनी मौत का ड्रामा खेला। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। तुम लोग दिमाग की बजाय मैदा इस्तेमाल करते हो। और अब इस सिंगारदान की दास्तान सुनो। वो गालिबन उसी शाही खजाने से ताल्लुक़ रखते हैं। खुद उसके बाप ने दुश्मनों पर यह जाहिर करने के लिए। ओह, क्या जाहिर करने के लिए? हाँ, क्या जाहिर करने के लिए? मूडी ने अपनी पेशानी पर घुंसा मार लिया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इमरान को झिंझोड़ कर बोला। मैं अभी क्या कह रहा था? इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी। क्या है? उसने झिल्लाए हुए लहजे में पूछा। मैं क्या कह रहा था? मूडी ने फिर अपने सर पर 2-4 घुंसे जमाए। तुम? इमरान खड़ा होकर उसे चंद लम्हे घूरता रहा, फिर गिरेबान पकड़कर एक सोफे में धकेलता हुआ बोला। जहन्नुम में जाओ। दूसरे लम्हे वो बाहर जा चुका था। नवाब हाशिम को दोबारा मंजराम पर आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस हैरत अंगेज वापसी की शोहरत ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे मुल्क में हो चुकी थी। वो अपनी नौयत का एक ही हंगामा था। महकमा सुराग रसानी वालों की समझ में नहीं आता था कि वे इस सिलसिले में क्या करें। फिलहाल उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, वो ये कि अगर नवाब हाशिम यही शख्स है तो फिर वो शख्स कौन था जिसकी लाश 10 साल कबल नवाब हाशिम की ख्वाबगाह से बरामद हुई। कैप्टन फयाज इमरान को आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ देख रहा था, लेकिन इमरान से कोई बात उगलवाना आसान काम नहीं था। वह हर सवाल का जवाब ज़रूर देता, लेकिन वो जवाबात कुछ इस किस्म के होते थे कि सवाल करने वाला अपना सर पीट लेने का इरादा तो करता था, मगर इसे अमली जामा पहनाकर मस्करा नहीं कहलाना चाहता था। फयाज ने लाख कोशिश की, लेकिन इमरान से कुछ ना मालूम कर सका। अलबत्ता उसे एक ऐसे इशार ज़रूर सुनने पड़े जिनके पहले मिसरे अमूमन मिर्ज़ा गालिब के होते और दूसरे डॉक्टर इलामा इकबाल के। मसलन, है दिल शौरीदा गालिब तलिस्म पेचोताब, वो सबर अफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। इमरान इस तरह के जोड़ पैबंद लगाने का माहिर था। फयाज उससे कुछ ना मालूम कर सका। आज उसने नवाब हाशिम और उसके भतीजे नवाब साजिद को अपने ऑफिस में तलब किया। दोनों आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक दूसरे के खिलाफ बेजारी के आसार थे। देखिए जनाब, फयाज ने नवाब हाशिम को मुखातिब किया, अब एक ही सूरत रह गई है। वो क्या? देखिए जनाब, जो भी सूरत हो, मैं जल्द से जल्द इसका तस्फिया चाहता हूँ। नवाब हाशिम ने कहा। सूरत यह है कि मैं आपको जेल भिजवा दूँ। अच्छा। नवाब हाशिम की बमें तन गई। इतने में इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाल परेशान थे और लिबास मलगजा सा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी लंबे सफर के बाद यहाँ पहुंचा हो। वो इन दोनों चचा भतीजे की तरफ देखकर मुस्कुराया और फयाज को आंख मारकर सर खुजाने लगा। मुझे जेल भेजवाना आसान काम ना होगा मिस्टर फयाज। आखिर आप किस बिना पर मुझे जेल भेजवाएंगे? नवाब हाशिम ने कहा और बदस्तूर फयाज की आंखों में देखता रहा। 2 वजूहात हैं, उनमें से जो भी आप पसंद करें। फयाज ने कहा। अगर मरने वाला वाकई नवाब हाशिम था तो आप धोखेबाज हैं, और अगर नवाब हाशिम नहीं तो आप उसके कातिल हैं। क्यों? मैं कैसे कातिल हूँ? जिस रात को आप अपनी रवानगी जाहिर करते हैं उसी रात की सुबह को आपकी ख्वाबगाह से एक लाश बरामद हुई थी। मैं कहता हूँ आप छुप कर क्यों गए थे? शायद मुझे अब वो बात दोहरानी पड़ेगी। नवाब हाशिम ने झीमते हुए अंदाज में मुस्कुराकर कहा। दोहराइए जनाब। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। आपके मामले ने तो मेरी अक्ल खबत कर दी है। नवाब हाशिम चौंक कर मुड़ा। शायद उसे इमरान की मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ था। ओह, आप? तो क्या आप यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? आप कुछ बताने जा रहे थे। फयाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। जी हाँ, अब वो बात बतानी ही पड़ेगी। आज सोचता हूँ कि वो वाक़या कितना मामूली था, लेकिन उस वक्त गोया मुझ पर जुनून सवार था। अगर मैंने वो चोट सह ली होती और लोगों के हंसने की परवाह ना की होती तो आज इस हालत को ना पहुंचता। खैर सुनिए जनाब। मगर नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, बात को ख्वामखा तवालत ना दीजिए, हम लोग बेकार आदमी नहीं। फयाज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नहीं, मैं इख्तिसार से काम लूँगा। अच्छा, साफ साफ सुनिए। मुझे एक औरत से इश्क था, बज़ाहिर वो भी मुझे चाहती थी। इसी शहर का एक दूसरा रईस भी उसके चक्कर में था।
लिहाजा हम दोनों की कशमकश ने इस वाक़े को सारे शहर में मशहूर कर दिया। औरत बज़ाहिर मेरी ही तरफ ज़्यादा झुक रही थी। ये बात भी आम तौर पर लोगों को मालूम थी। लेकिन इसी दौरान में ना जाने क्या हुआ कि वो कमबख्त एक तांगे वाले के साथ फरार हो गई। ज़रा सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आपके एहसासात क्या होते? क्या आप ये ना चाहते कि अब शनासाओं से नजरें चार ना हो? तो अच्छा है। शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं किसी को कुछ बताए बगैर यहाँ से चला गया। जिस रात मैंने यहाँ से चले जाने का प्रोग्राम बनाया, उसी शाम को बाहर से मेरा दोस्त आ गया। वो मेरा जिगरी दोस्त था, लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन उसकी आमद भी बहुत घना गुजरी। नवाब हाशिम ने रुककर सिगरेट सुलगाई और 2-3 कश लेकर फिर बोला, उसे वाकयात का इल्म नहीं था। मैंने तहिया कर लिया कि कबल इसके कि इसे कुछ मालूम हो, मैं यहाँ से चला जाऊँ। चुनाचे मैंने यही किया। उसे सोता छोड़कर मैं यहाँ से चला गया। तो फिर वो आपके दोस्त की लाश थी? फयाज ने आगे की तरफ झुककर पूछा। यकीनन उसी की रही होगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने अपने जिस हरीफ या रकीब का तज़किरा किया था, यह हरकत उसकी भी हो सकती है। ज़ाहिर है उसे इस वाक़े के सिलसिले में काफ़ी खफ़्फ़त उठानी पड़ी होगी और उसने यही सोचा होगा कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए औरत को तांगे वाले के साथ निकलवा दिया है। हो सकता है कि उसने मुझसे इंतकाम की ठानी हो और मेरे धोखे में मेरे दोस्त सज्जाद को कत्ल कर दिया हो। मगर फिर सोचता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आपका हरीफ था कौन? उसका नाम बताइए, फयाज ने कहा। मिर्ज़ा नसीर। ओह, वो पीली कोठी वाले? इमरान ने कहा। जी हाँ, वही, नवाब हाशिम बोला। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, इमरान ने मगमूम आवाज में कहा। वो तो पिछले साल मर गए। अब मैं किसके हथकड़ियां लगाऊं? क्या उनके लड़के से काम चल जाएगा? फयाज ने इमरान को घूर कर देखा, लेकिन इमरान ने एक ठंडी सांस भरी और सर हिलाता हुआ फर्श की तरफ देखने लगा। मगर मुझे यकीन नहीं है कि मिर्ज़ा नसीर ने ऐसा किया हो, नवाब हाशिम बोला। अगर वो ऐसा करता तो भला लाश की शक्ल नाकाबिले शनाख्त बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने धोखे में भी मुझे मारा होता तो शक्ल कभी ना बिगाड़ता। अब आप खुद सोचिए कि वो कौन हो सकता है? भतीजे के अलावा और कौन हो सकता है चाचा? इमरान बुड़बड़ाया। क्या मतलब? साजिद उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, फयाज ने सख्त लहजे में कहा। वाकई अब तह तक पहुंच गई, नवाब हाशिम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। पहुंच गया ना? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहका लगाया। बहुत हो चुका। साजिद नवाब हाशिम को घूंसा दिखाकर बोला। तुम्हारी 420 हरगिज नहीं चलेगी। गरम ना हो बेटे, नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा। दौलत बेटे के हाथों बाप को कत्ल करा सकती है। तुम तो भतीजे हो, और फिर तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद पहले ही बेच खाई थी। मैं कमा रहा था, जाहिर है कि मेरे वारिस तुम ही करार पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बकवास है, 100% बकवास। तुम नवाब हाशिम नहीं हो, तुम्हारे कागजात जाली हैं और मेरी शक्ल भी शायद जाली है। इतनी जाली है कि तुमने मुझे हवेली में क्याम करने की इजाजत दे दी। तुम मुझ पर किसी का कत्ल साबित नहीं कर सकते। साजिद ने मेज पर घूंसा मारकर कहा। देखिए मिस्टर, फयाज ने उखड़े हुए लहजे में कहा, यह आपकी हवेली नहीं, मेरा दफ्तर है। जरा हाथ पैर काबू में रखिए। ओह मुआफ कीजिएगा, साजिद ने कहा। फिर नवाब हाशिम से बोला, मैं अदालत में देखूंगा तुम्हारी चरब जुबानी। हाँ तो कप्तान साहब, मैं ये कह रहा था। नवाब हाशिम ने लापरवाही से कहना शुरू किया। मेरे भतीजे ने देखा मौका अच्छा है। अगर हाशिम आज कल ही में कत्ल कर दिया जाए तो आई गई मिर्ज़ा नसीर के सर जाएगी। यह उसी रात को हवेली में चोरों की तरह दाखिल हुआ और मेरे धोखे में सज्जाद को कत्ल कर दिया। मुझे यकीन है कि इसे अपनी गलती का एहसास फौरन ही हो गया होगा। इसीलिए तो इसने लाश को नाकाबिले शनाख्त बना दिया। पहले इसने मुझे तलाश किया, जब मैं ना मिला हूँगा तो इसने मकतूल का चेहरा बिगाड़ दिया होगा। और फिर जनाब, ये तो बताइए कि लाश की शनाख्त किसने की थी? इन्हीं हजरत ने, फयाज ने सज्जाद की तरफ देखकर कहा। अब आप खुद सोचिए, ये मेरा भतीजा है। लाश का चेहरा बिगड़ चुका था। आखिर इसने किस बिना पर उसे मेरी लाश करार दिया? क्या इसलिए कि मकतूल के चेहरे पर मेरा लिबास था? फयाज कुछ ना बोला। उसकी नज़र साजिद के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन इसके बरखिलाफ इमरान नवाब हाशिम को घूम रहा था। जवाब दीजिए कप्तान साहब, नवाब हाशिम ने फिर फयाज को मुखातिब किया। क्यों जनाब, आपने किस बिना पर उसे नवाब हाशिम की लाश करार दिया था? फयाज ने साजिद से पूछा। हाथों और पैरों की बिना पर, साजिद अपनी पेशानी से पसीना पहुंचता हुआ बोला। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चेहरा तो पहले ही बिगाड़ दिया था, और इसीलिए बिगाड़ा था कि तुम्हारी शनाख्त पुलिस के लिए हरफ आखिर हो। जाहिर है कि इस कच्ची शनाख्त के मामले में पुलिस सिर्फ तुम्हारी बयान से मुतमईन हो सकती थी, क्योंकि तुम मेरे घर के ही एक फर्द थे। साजिद कुछ ना बोला। वह इस अंदाज में नवाब हाशिम को घूर रहा था जैसे मौका मिलते ही उसका गला दबोच लेगा। हाँ मिस्टर साजिद, आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं? फयाज ने सख्त लहजे में कहा। अब मैं हर बात का जवाब अपने वकील की मौजूदगी ही में दे सकूंगा, साजिद बोला। यही चाहिए बरखोरदार, नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, और हाँ, अब तुम मेरी हवेली में नहीं आओगे, समझे? अगर तुमने उधर का रुख भी किया तो नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इमरान बोल पड़ा। आप दोनों समझौता क्यों नहीं कर लेते? चैन से मिलजुल कर उसी कोठी में रहिए।
मुझे अफसोस है कि ना मेरे कोई भतीजा है और ना चचा, वरना मैं दुनिया को दिखा देता कि चचा और भतीजे किस तरह एक जान दो काबिल नहीं बाकिल। हाय बकरा हूं मैं सुपर फ्याज, क्या मुहावरा है वो, एक जान दो काबिल, कालिब कालिब, एक जान दो कालिब। वाह भाई, भला इनके आपस के समझौते से क्या बनेगा, वो लाश तो बाहर हाल दरमियान में हायल रहेगी। फ्याज बोला। अरे यार छोड़ो भी, इमरान ने संजीदगी से कहा। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मुर्दा आदमी के लिए चचा भतीजों में नाचाकी हो जाए, भला वो लाश इनके किस काम आएगी। अच्छा आप यहां से तशरीफ ले जाइए, फ्याज ने मुंह बिगाड़ कर इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। लेकिन इमरान पर इसका जरा बराबर भी असर न हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं ये साबित कर सकता हूं कि इस कत्ल का ताल्लुक मिर्जा नसीर से था। क्यों फ्याज साहब, जो बात नवाब हाशिम अपने भतीजे के मुतालिक सोच रहे हैं, क्या वही मिर्जा नसीर के जहन में ना ही होगी। कौन सी बात। यही कि लाश का चेहरा बिगाड़ देने से ख्याल साजिद की तरफ जाएगा। ये बात कही है आपने। साजिद उछल पड़ा और फिर फ्याज से बोला, अब इसका आपके पास क्या जवाब है। ओ ख़त्म भी कीजिए। इमरान हाथ उठाकर बोला, बस जाइए, लेकिन आप दोनों हवेली ही में रहेंगे। मकसद कुछ और नहीं, बस इतना ही है कि मेरे आदमियों को कोई तकलीफ ना हो। मैं नहीं समझा, नवाब हाशिम ने कहा। मेरे आदमी आप दोनों की निगरानी करते हैं। अगर आप में से कोई किसी दूसरी जगह चला गया तो मुझे निगरानी करने वालों की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। फ्याज ने इमरान को घूर कर देखा। गालिबन वो सोच रहा था कि इमरान को निगरानी के मुतालिक ना कहना चाहिए था। साजिद और नवाब हाशिम हैरत से मुंह खोले हुए इमरान की तरफ देख रहे थे। बस अब आप लोग तशरीफ ले जाइए, इमरान ने उनसे कहा। जिसने भी हवेली की सकूनत तर्क की उसकी हथकड़ियां लग जाएंगी। आप ना जाने कैसी बातें कर रहे हैं, साजिद बोला। चपड़ासी। इमरान ने मेज पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारते हुए सदा लगाई। अंदाज बिल्कुल भीख मांगने का सा था। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, नवाब हाशिम उठता हुआ बोला। मैं हवेली से नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर होगी। फिक्र न कीजिए, कब्र तक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, इमरान ने संजीदगी से कहा। वो दोनों चले गए और फ्याज इमरान को घूरता रहा। तुम बिल्कुल गधे हो, उसने कहा। नहीं, मैं दूसरी ब्रांच का आदमी हूं, मेरे यहाँ सुपरिटेंडेंट नहीं होते। तुमने उन्हें निगरानी के मुतालिक क्यों बताया। अब वो होशियार हो जाएंगे। अहमक बनने के चक्कर में बाज़ औक़ात सचमुच हमाकत कर बैठते हो। आह कप्तान फ्याज इसलिए जवानी दीवानी मशहूर है, इमरान ने कहा और दानी अड़ी पर घूमकर कमरे से निकल गया। रात तारीख थी। इमरान आलमगीरी सराय के इलाके में चोरों की तरह चल रहा था। उसके एक मातियत ने, जिसको लड़की के मकान की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था, इतला दी थी कि आज दिन में कुछ मुश्तबा आदमी मकान के आसपास दिखाई दिए थे। इमरान ने अपनी कार सड़क पर ही छोड़ दी थी और पैदल ही पीले मकान की तरफ जा रहा था। गली के मोड़ पर उसे एक तारीक सा इंसानी साया दिखाई दिया। इमरान रुक गया। उसने महसूस किया कि वो साया छुपने की कोशिश कर रहा है। हुदहुद, इमरान ने आहिस्ता से कहा। जनाबे वाला, दूसरी तरफ से आवाज आई। इमरान ने अपने इस मातियत का नाम हुदहुद रखा था। ये गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा हकलाता था और इसकी शक्ल देखते ही ना जाने क्यों लफ्ज हुदहुद का तस्वुर जहन में पैदा होता था। पहले पहल जब इमरान ने उसे हुदहुद कहा तो उसके चेहरे पर नाखुशगवार किस्म के आसार पैदा हुए थे और उसने उसे बताया था कि वो एक नजीबुल तरफैन किस्म का खानदानी आदमी है और अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर इमरान ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि इस महकमे में हकीकतन इसी किस्म के नाम होने चाहिए। बहरहाल वह बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुआ था कि उसे हुदहुद पुकारा जाए। इसमें एक खास बात और भी थी जो उसके हुलिये के एतबार से ज़रूरत से ज़्यादा मज़का खेज थी। बात यह थी कि वह हमेशा दौरान गुफ्तगू बहुत ही अधिक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता। इस पर से हकलाहट की मुसीबत बस ऐसा ही मालूम होता था जैसे उस पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। क्या खबर है, इमरान ने उसे पूछा। वो उसके करीब आ गया। अभी तक तो कुछ भी ज़हूर में नहीं आया, हुदहुद बोला। लेकिन मैंने ज़हूर को कब बुलाया था, इमरान ने हैरत से पूछा। पता नहीं उसके सुनने में फ़र्क आया था, ये वो जानबूझकर घिस रहा था। जनाबे वाला, मेरा मतलब है कि हालात में कोई तगय्युर वाक़ई नहीं हुआ, या यूं समझिए कि जूं का तू है, मेरे पास आओ, बस सरो चशम। दोनों आगे बढ़ गए। बस्ती पर सन्नाटा तारी था। कभी कभी आसपास के घरों से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती और फिर फिजा पर सुकूत मुसल्लत हो जाता। इस बस्ती के कुत्ते भी शायद फीवी नहीं थे। इमरान को इस पर बड़ी हैरत थी कि अभी तक किसी तरफ से कुत्तों की आवाज़ नहीं आई। पहले उसका ख्याल था कि इस वक्त कुत्तों की वजह से बस्ती में कदम रखना भी दुश्वार हो जाएगा। वो थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक इमरान किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा, और वो चीज़ यकीनन ऐसी थी जो दबाव पड़ने पर दब भी सकती थी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से ज़मीन पर बैठकर उसे टटोला। वो किसी कुत्ते की लाश थी। क्या ज़हूर पजीर हुआ जनाब, हुदहुद ने पूछा। ज़हूर नहीं पजीर हुआ है, आगे बढ़ो। मकान के करीब पहुंचकर वह दोनों एक दीवार से लगकर खड़े हो गए। गहरी तारीकी होने की बिना पर उन्हें करीब से भी देख लिए जाने का इम्कान नहीं था। हुदहुद आहिस्ता से कुछ कहने ही वाला था कि इमरान ने उसका शाना दबा दिया। उसे थोड़े ही फासले पर कोई मुतहर्रिक शायद दिखाई दी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई चौपाया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसी तरफ आ रहा हो। फिर देखते ही देखते उन चौपायों में इजाफा हो गया। 1 2 3 4 5। इमरान का दाना हाथ कोट की जेब में था और मुट्ठी में रिवॉल्वर का दस्ता जकड़ा हुआ था।
दीवार के करीब पहुंचते ही चौपाई सीधे खड़े हो गए। इमरान पहले ही समझ गया था वो 5 आदमी थे, लेकिन तारीकी की वजह से पहचाने नहीं जा सकते थे। इमरान ने इस ख्याल से हुदहुद के सीने पर हाथ रख दिया कि कहीं वो बुखलाकर कोई हमाकत न कर बैठे। अर हुश! हुदहुद उसका हाथ झटक कर उछल पड़ा। 5वां आदमी भी बिल्कुल उसी के से अंदाज में उछल कर भागा। इमरान ने उन पर जस्त लगाई और एक को जा लिया। खबरदार ठहरो वरना गोली मार दूंगा, उसने दूसरों को ललकारा। लेकिन इस ललकार का कोई असर न हुआ, वो तारीकी में गुम हो चुके थे। इमरान की गिरफ्त में आया हुआ आदमी भी निकल भागने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। ओ हुदहुद के बच्चे! इमरान ने हाँक लगाई। देखिए जनाब, हुदहुद ने कहा जो करीबी खड़ा कांप रहा था। मैं खानदानी आदमी हूं। पहले हुदहुद, फिर हुदहुद का बच्चा। जनाब शट अप, टार्च जलाओ। वो तो कहीं गिर गई। इस दौरान में इमरान ने अपने शिकार के चेहरे पर 2-4 घूंसे रसीद किए और वह सीधा हो गया। चलो उधर। उसने फिर हुदहुद को मुखातिब किया। इसके गले से टाई खोल लो। हुदहुद बुखलाहट में इमरान की गर्दन टटोलने लगा। अबे ये मैं हूं। जी क्या? अबे बईदाज शराफत, मैं कोई कंजरा कसाई नहीं हूं, समझे? इसी वक्त मुलाजमत से सुबकदोश कर दीजिए। जी हाँ। चलो वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। हद हो गई जनाब। इतने में इमरान ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर सुस्त पड़ गए हैं। उस पर सचमुच गशी की सी कैफियत तारी हो गई थी। इमरान ने उसके गले से टाई खोलकर उसके हाथ बांध दिए, फिर उठकर हुदहुद की गर्दन दबोचता हुआ बोला, मुलाजमत से सुबकदोश होना चाहते हो? जी हाँ। हुदहुद के लहजे में जिल्लाहट थी, लेकिन उसने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश नहीं की। टॉर्च तलाश करो। इमरान उसे धक्का देता हुआ बोला और टॉर्च जल्द ही मिल गई। वो वहीं पड़ी हुई थी जहां हुदहुद उछला था। इमरान ने बेहोश आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। ये एक नौजवान और तवाना आदमी था, लेकिन चेहरे की बनावट के एतबार से अच्छे एतबार का नहीं मालूम होता था। उसके जिस्म पर स्याह सूट था। तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान कोतवाली में उसी आदमी से पूछगिछ कर रहा था। तुम वहां किस लिए आए थे? मुझे इसका इल्म नहीं। तुम नहीं बताओगे? देखिए जनाब, मैं कुछ छुपा नहीं रहा। खुदा की कसम मुझे इल्म नहीं। और फिर हम चारों को तो बाहर खड़ा रहना था, अकेला वही अंदर जाता। कौन? सफदर खान। ये कौन है? आप यकीन ना करेंगे कि हम उसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानते। वैसे वो खुद को एक इलाके का जागीरदार बताता है और कहता है कि हम लोगों की मदद से अपने एक हरीफ के खिलाफ मुकदमा बना रहे। आज से कुछ अर्सा पेशतर हम उस मकान से एक जनाजा लाए थे, और आपको यह सुनकर हैरत होगी कि चादर के नीचे लाश की बजाय 3 बाल्टियां और एक देगची थी। जी हाँ, मसनूई जनाजा। वाह! इमरान बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा जनाब, उसने इन कामों के लिए हमें 4000 रुपये दिए थे। और हाँ, ये तो भूल ही गया, वो हमें एक अमेरिकन के बंगले पर भेजा करता था। वो बात भी अजीब थी। हमारा काम सिर्फ ये था कि हम वहां थोड़ी सी उछल कूद मचाकर वापस आ जाया करें, लेकिन उसने आज तक इसका मकसद नहीं बताया। सफदर खान का हुलिया क्या है? चेहरे पर घनी दाढ़ी, शलवार और कमीज लंबी पहनता है, नाक चपटी सी, आंखों में कीचड़। स्याह चश्मा नहीं लगाता? इमरान ने पूछा। जी नहीं, चश्मा लगाए हमने उसे कभी नहीं देखा। अच्छा, अपने बकिया 3 साथियों के नाम और पते बताओ। मैं किसी के नाम और पते से वाकिफ नहीं हूं। जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तभी हम एक दूसरे को देखते हैं, वरना फिर आपस में कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं होता। वो तुम्हें किस तरह बुलाता है? फोन पर। शायद हम चारों को ही ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है। तुम्हें उन तीनों आदमियों के फ़ोन नंबर मालूम है? जी नहीं, हम में कभी गुफ्तगू नहीं हुई। हम चारों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वैसे सूरत आशना ज़रूर है। इमरान ने लिखते लिखते नोटबुक बंद कर दी। मुलजिम हवालात में भेज दिया गया। शाम ही से आसमान बादलों से ढका हुआ था, इसलिए सूरज के गुरूब होते ही तारीकी फैल गई और 11 बजे तक ये आलम हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बादल जमकर रह गए थे, जिसकी वजह से लोगों का दम निकल रहा था, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं थे। नवाब हाशिम का भतीजा साजिद मुस्तरबाना अंदाज में टहल रहा था। अभी अभी कुछ पुलिस वाले यहाँ से उठकर गए थे। उनमें एक आदमी महकमा सुराग रसानी का भी था। साजिद को हैरत थी कि आखिर अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जो नवाब हाशिम होने का दावा करते हैं। अगर वह सचमुच नवाब हाशिमी है तो पुलिस को उसे हिरासत में लेकर उस लाश के मुतल्लिक पूछना चाहिए जो 10 साल कबल हवेली में पाई गई थी। वो टहलता और सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा, लेकिन अब खुद उसकी शख्सियत भी पुलिस के शुबे से बालातर नहीं थी। नवाब हाशिम ने कैप्टन फयाज के ऑफिस में बैठकर खुल्लम खुला उसे मुजरिम गर्दाना था। कहा था मुमकिन है साजिद ही ने मेरे दोस्त सज्जाद को मेरे धोखे में कत्ल कर दिया हो। साजिद ने खत्म होते हुए सिगरेट से दूसरा सुलगाया और टहलता रहा। दो बिजली के पंखे चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो पसीने में नहाया हुआ था। फिर क्या होगा, वो सोच रहा था। अगर जुर्म उसके खिलाफ साबित हो गया तो क्या होगा? उसने इस शख्स को कोठी में जगह देकर सख्त गलती की है, और अब ना जाने क्यों महकमा सुराग रसानी वाले इस बात पर मुसर हैं कि इसे कोठी में ठहरने दिया जाए। क्या वो खुद कहीं चला जाए? मगर इससे क्या होगा? इस तरह उसकी गर्दन और ज्यादा फंस जाएगी। साजिद थक कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाज़ औक़ात तो उसका दिल चाहता कि सचमुच एक कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले ले, इस पुरस्रार आदमी का गला घोंट दे जो उसकी जानो माल का ख्वाहा है।
सिगरेट फेंककर वो जूतों समेत सोफे पर दराज हो गया, आंखें बंद कर लीं। यूं ही नींद ऐसे में कहाँ। आंखें बंद करके वो अपने थके हुए जहन को थोड़ा सा सुकून देना चाहता था। अचानक उसने एक अजीब किस्म का शोर सुना और बौखलाकर बरामदे में निकल आया। लेकिन इतनी देर में फिर पहले की तरह सन्नाटा छा चुका था। अलबत्ता उसके 2-3 कुत्ते जरूर बहुत ही ढीली ढाली आवाजों में भौंक रहे थे। साजिद समझ ही न सका कि वो किस किस्म का शोर था। साजिद का दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो चंद लम्हे बरामदे में बेहिस्सो हरकत खड़ा अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। वो सोच रहा था कि कहीं वो उसका वहमा न रहा हो। फिर वो वापसी के लिए मुड़ ही रहा था कि सारा पाए बाग इसी किस्म के शोर से गूंज उठा। बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे हजारों आदमी चीख कर खामोश हो गए हों। कुत्तों ने फिर भौंकना शुरू कर दिया और अब साजिद कई भागते हुए कदमों की आवाजें भी सुन रहा था। दोनों नौकर भागते हुए उसके करीब आए। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। हजूर, ये क्या हो रहा है? एक ने हाँपते हुए कहा। मैं क्या बताऊं? अंदर से टॉर्चें लाओ, तीनों राइफलें निकाल लाओ, जल्दी करो, सारे नौकरों को इकट्ठा करो, जाओ। इतने में साजिद को नवाब हाशिम दिखाई दिया, जो शब ख्वाबी के लिबादे में मलबूस और हाथ में राइफल लिए बरामदे में दाखिल हो रहा था। साजिद, उसने कहा, क्या तुम अब मेरे खिलाफ कोई नई हरकत करने वाले हो? यही मैं तुमसे पूछने वाला हूं दोस्त। साजिद भवें तानकर आंखें सिकोड़ता हुआ बोला। तुम अगर मेरे चचा भी हो तो इस किस्म की हरकतें करके मुझसे कोठी खाली नहीं करा सकते। मैं बुज़दिल नहीं हूं। जब तक मेरे स्टॉक में मैगजीन बाकी रहेगा कोई भी मुझे हाथ भी नहीं लगा सकेगा, समझे? मैं सब समझता हूं, नवाब हाशिम ने कहा। अगर तुम हजारों आदमी बुला लो तब भी मैं हवेली से ना निकलूंगा। महकमा सुराग रसानी वाले हर वक्त हवेली की निगरानी करती हैं। अगर मेरा बाल भी बीका हुआ तो तुम जहन्नुम में पहुंच जाओगे। चोरी और सीना जोरी। साजिद तल्ख अंदाज में मुस्कुराया। इतने में सारे नौकर इकट्ठे हो गए। ये तादाद में 8 थे। इनमें से 3 ऐसे थे जो साजिद को शिकार पर ले जाने के लिए रखे गए थे और खुद भी अच्छे निशानेबाज थे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, साजिद ने उन्हें मुखातिब करके कहा, जहां भी कोई अजनबी आदमी नजर आए बेदरेग गोली मार देना, फिर मैं समझ लूंगा। शिकारी टॉर्चें और राइफलें लेकर पाए बाग में उतर गए। 2-1 कुत्ते भी साथ ले लो। मैं इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मेरा यहां मौजूद रहना जरूरी है। और फिर वो नवाब हाशिम को घूरने लगा। तुम इस तरह मुझे मुतमईन नहीं कर सकते, नवाब हाशिम बोला। ओ तुम जहन्नुम में जाओ, साजिद दांत पीसते हुए बोला। मुझे तुमको मुतमईन करने की जरूरत ही क्या है? अगर पुलिस वाले तुम्हें यहां ना रखना चाहते तो मेरे नौकरों के हाथ तुम्हारी गर्दन में होते और तुम फाटक के बाहर नजर आते। ओ साजिद, क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया है? नवाब हाशिम का लहजा दर्दनाक था। अचानक वो शोर फिर सुनाई दिया, लेकिन एक लम्हे से ज्यादा जारी न रहा। कुत्ते फिर भौंकने लगे और फिर वही भागते हुए कदमों की आवाजें। साजिद के सारे नौकर बेतहाशा भागते हुए बरामदे में ऊपर चढ़ आए। 2-1 तो सीढ़ियों पर ही ढेर हो गए। हजूर, कोई नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ आवाजें। मेरे खुदा, आवाजें आसमान से आती हैं चारों तरफ से। ये क्या बकवास है? साजिद झिल्लाकर चीखा। चलो मैं चलता हूं, डरपोक कहीं के। लेकिन अगर पीछे से मेरी खोपड़ी पर गोली पड़े तो मेरी मौत का जिम्मेदार यह शख्स होगा। साजिद ने नवाब हाशिम की तरफ हाथ झटक कर कहा, यह शख्स होगा मेरी मौत का जिम्मेदार। तुम लोग इसे याद रखना। अब आओ मेरे साथ, मैं देखूंगा। इमरान अपने ऑफिस में काहिलों की तरह बैठा, दोनों टांगे हिला रहा था। उसकी आंखें बंद थी और दांतों के नीचे च्युइंगम था। फिर उसने आंखें बंद किए हुए हुदहुद को आवाज दी। जनाबे वाला। हुदहुद ने उसके करीब पहुंचकर कहा, बैठ जाओ। हुदहुद मेज से काफी फासले पर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। पिछली रात की रिपोर्ट सुनाओ। रात भर हंगामा आ रही रही। कलील वक्फे से वो लोग आसमान बालाए सार उठाते रहे। मेरा दिमाग पर आग गंदगी और इंतशार की आवाज का बना रहा। हुदहुद माय डियर, आदमियों की जुबान बोला करो। मैं हमेशा शुरफा की जुबान बोलता हूँ। मुझे शुरफा की नहीं, आदमियों की जुबान चाहिए। ये बात मेरे फहमो दराग से बालातर है। अच्छा तुम दफा हो जाओ और शमशाद को भेज दो। लफ्ज दफा पर हुदहुद का चेहरा बिगड़ गया, मगर वो कुछ ना बोला, चुपचाप उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद शमशाद दाखिल हुआ। बैठ जाओ। इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। शमशाद बैठ गया। यह भी सूरत से अहमक ही मालूम होता था। चलो, मुझे कल रात की रिपोर्ट चाहिए। कल रात? शमशाद ठंडी सांस लेकर बोला। उन्होंने बहुत शोर मचाया। इस तरह चीखते थे कि कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती थी। शमशाद चुपचाप उठकर चला गया। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया। हेलो सुपर फयाज, मैं इमरान हूं। ओह इमरान, आओ मेरे यार, एक नया लतीफ़ा। उन कमबख्तों ने सचमुच ही नाक में दम कर दिया है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं अभी आया, इमरान उठता हुआ बोला। फयाज अपने कमरे में तन्हा था, लेकिन अंदाज से मालूम हो रहा था कि अभी अभी कोई यहां से उठकर गया है। क्यों, क्या तुम्हारे आदमी ने कोई खास इतला नहीं दी? फयाज ने पूछा। दे रहा था कमबख्त, लेकिन मैंने बीच में ही रोक दिया। इमरान संजीदगी से बोला। तुम्हारा लतीफ़ा क्या है? अभी वो दोनों आए थे, उन्होंने एक नई कहानी सुनाई और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम रख रहे थे। किसी किस्म की पुरस्रार आवाजें करीब करीब रात भर हवेली के कंपाउंड में सुनी गईं
उनका कहना है कि वो आवाज़ें आसमान से आती मालूम हो रही थीं, हजारों आदमियों के बैक वक्त चीखने की आवाज़ें। हाँ, मेरे आदमियों ने इसकी इतला दी है, इमरान सर हिलाकर बोला। अब वो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रहे हैं। आखिर वो आवाज़ें कैसी हो सकती हैं? पता नहीं यार। इस किस्म की आवाज़ें तो हम पहले भी सुन चुके हैं। वो खौफनाक इमारत वाला केस तो तुम्हें याद होगा। अच्छी तरह याद है, फयाज सर हिलाकर बोला। मगर वो तो एक आदमी ही का कारनामा साबित हुआ था, और तुम इसे किसी आदमी की हरकत नहीं समझते? इमरान ने पूछा। आवाज़ें आसमान से आती हैं बरखुरदार। तो फिर वो दोनों एक दूसरे का इल्ज़ाम किस बात का देते हैं? उनका ख्याल है कि उनमें से कोई एक इसका जिम्मेदार है, और तुम हो कि इसे इंसानी कारनामा समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। आखिर इनमें से किसकी हरकत हो सकती है? अब तुमने दूसरी सिमत छलांग लगाई। यार फयाज, ये महकमा तुम्हारे लिए कतई मुनासिब नहीं था। बकवास मत करो, आजकल तुम बहुत मगरूर हो गए हो, फयाज ने तलखी से कहा। देखूंगा इस केस में। जरूर देखना, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। नवाब साजिद बौखलाकर फिर बरामदे में निकल आया। उसने मौजूदा उलझनों से निजात पाने के लिए 2-3 पैग विस्की के पी लिए थे, और अब उसका दिमाग चौथे आसमान पर था। उसने पाएं बाग में फैले हुए अंधेरे में नजरें गाड़ दी। ये तो यकीनन वाहमा ही था, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। लेकिन दूसरे लम्हे उसे एक तेज किस्म की सरगोशी सुनाई दी। दिलावर अली, दिलावर अली। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बाहर फैली हुई तारीकी बोल पड़ी हो। ऐसी तेज किस्म की सरगोशी थी कि उसे 2-1 फरलांग की दूरी से भी सुना जा सकता था। साजिद का नशा हिरन हो गया। सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता पहले से भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। दिलावर अली, दिलावर अली। और फिर वह सरगोशियां हल्की सी भराई हुई आवाज में तब्दील हो गईं। दिलावर अली, दिलावर अली। आवाज किसी ऐसे आदमी की मालूम होती थी जो रोता रहा हो। आवाज बतदरीज बढ़ते बढ़ते इंतहा को पहुंच गई, यानी दिलावर अली को पुकारने वाला फूट फूट कर रो रहा था। रोने की आवाज बराबर जारी थी, और फिर अचानक साजिद ने फायर की आवाज सुनी। पै दर पै फायर। रोने की आवाज बंद हो गई। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, नवाब हाशिम बाग के किसी तारीख गोशे में चीख रहा था। मुझे कोई खौफजदा नहीं कर सकता। 2 फायर फिर हुए। दिलावर अली। फिर वही पुरस्कार सरगोशी सुनाई दी। दिलावर अली के बच्चे सामने आओ। ये नवाब हाशिम की चिंगार थी। 3-4 फायर फिर हुए। इतने में कोई बाहर से फाटक हिलाने लगा। फायर भी बंद हो गई, और वह पुरस्कार सरगोशी फिर सुनाई नहीं दी। फाटक बड़ी शिद्दत से हिलाया जा रहा था। फाटक खोलो पुलिस, बाहर से आवाज आई। यहां क्या हो रहा है? कैप्टन फयाज के ऑफिस में नवाब हाशिम और नवाब साजिद बैठे एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। इमरान टहल रहा था और कैप्टन फयाज कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए कुछ सोच रहा था। साजिद और नवाब हाशिम के अंदाज से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे कुछ देर कबल दोनों में झड़प हो चुकी है। सवाल तो यह है कि नवाब हाशिम साहब, इमरान टहलते टहलते रुक कर बोला, आखिर आपने म्यूनसिपल हदूद के अंदर फायर क्यों किए? मैं अपने होश में नहीं था। क्या मैं बेहोशी की वजह पूछ सकता हूँ? मेरे खुदा, आप कैसी बातें कर रहे हैं इमरान साहब? अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? डर के मारे कहीं दुबक रहता, इमरान ने संजीदगी से कहा। खैर, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन आप हवा से लड़ रहे थे नवाब साहब। 1 मिनट। अचानक नवाब साजिद हाथ उठाकर बोला, क्या आपने इस बेईमान को नवाब हाशिम तस्लीम कर लिया? साजिद साहब, अपने चचा की शान में नाजिब अल्फाज इस्तेमाल न कीजिए, इमरान ने कहा। साजिश? खुदा की कसम, साजिश। नवाब साजिद बुड़बुड़ा कर रह गया। लेकिन आज मैंने साजिश का खात्मा कर देने का तहिया कर लिया है, इमरान मुस्कुराकर बोला। नवाब हाशिम और साजिद दोनों इमरान को घूरने लगे। जरा एक बार फिर अपने फरार का वकूआ दोहराइए, इमरान ने हाशिम से कहा। कहाँ तक दोहराऊं? नवाब हाशिम बेजारी से बोला। खैर, कहाँ से शुरू करूं? जहां से आपका दोस्त सज्जाद इस वाकया में शरीक होता है। हाँ, सज्जाद, नवाब हाशिम ने दर्दनाक आवाज में कहा और एक ठंडी सांस लेकर रह गया। मैं आपके बयान का मुंतजिर हूं, इमरान ने उसे खामोश देखकर टोका। नवाब हाशिम के पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई भूली बसरी बात याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ ठीक है, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। सज्जाद उसी शाम को आया था। फिर उसने इमरान को मुखातिब करके बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, जिस रात मुझे फरार होना था उसी रात को सज्जाद वारिद हुआ। उसे वाकयात का इल्म नहीं था। मैंने उस पर अपना इरादा जाहिर नहीं किया, और फिर रात को उसे सोता छोड़कर चुपचाप घर से निकल गया। लेकिन अगर मकतूल सज्जाद ही था तो उसके जिस्म पर आपका स्लीपिंग सूट किस तरह मिला था? इमरान ने पूछा। ओहो इमरान साहब, सीधी सी बात है। कातिल ने अपनी गलती मालूम कर लेने के बाद उसे नवाब हाशिम बना दिया। लेकिन आपके रकीब को क्या पड़ी थी कि गलती मालूम हो जाने पर वह सज्जाद को नवाब हाशिम बनाने की कोशिश करता? कुछ नहीं, नवाब हाशिम जल्दी से बोला। इसके मुतल्लिक सोचना ही फजूल है। आप ये देखिए कि उसे मेरी लाश साबित होने पर किसी किस्म का फायदा तो नहीं पहुंचता। ओह, तो तुम मुझे कातिल साबित करना चाहते हो? साजिद ने मेज पर घूंसा मारकर कहा। ठहरिए जनाब, आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इमरान साजिद को घूर कर बोला। साजिद होंठों में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ खामोश हो गया। हाँ नवाब साहब, इमरान ने नवाब हाशिम से कहा। यह सज्जाद किस किस्म का आदमी था? कहाँ रहता था?
एक सैलानी और शायर किस्म का आदमी था, कोई मुस्तकिल ठिकाना न रखता था। आज यहाँ कल वहाँ। आदमी पढ़ा लिखा था, इसलिए रऊसा के दरमियान उसकी खासी आवभगत होती थी। उसके पसेमन उसके पसेमानदगान के उसके अजीज़ों के मुतल्लिक भी कुछ बता सकेंगे? मुश्किल है, क्योंकि उसने कभी अपने किसी अजीज़ का तज़किरा नहीं किया। मगर जनाब, क्या महज साजिद साहब की शनाख्त की बिना पर वो आपकी लाश करार दी गई होगी? नौकरों ने भी उसे शनाख्त किया था। साजिद बोल पड़ा। वो नौकर जिन्होंने साल हा साल चचा मरहूम के साथ रहकर उन्हें देखा था। कहाँ है वो नौकर? नवाब हाशिम गरजने लगा। क्या उनमें से किसी एक को भी तुमने बरकरार रखा है? फिर उसने इमरान से कहा, जब मेरे भतीजे ने ही उसे मेरी लाश करार दे दिया तो नौकरों को क्या पड़ी थी कि वो इसके खिलाफ कुछ कहकर खुद को पुलिस का तख्ता मश्क बनाते। और फिर अगर तुम सच्चे थे तो तुमने उन नौकरों को क्यों अलग कर दिया? उनमें से कम एक या दो को तो उस वक्त तक रहना ही चाहिए था। एक ही घर में नौकरों की उम्रें गुजर जाती हैं। बात तो पक्की है, इमरान सारी लाकर बोला। तो तुम ना सिर्फ ये कि मेरी जायदाद हथियाना चाहते हो, बल्कि मुझे फांसी भी दिलवाओगे? साजिद ने जहर खुंद के साथ कहा। क्या ये दोनों बातें नामुमकिन है साजिद साहिब? इमरान ने बड़ी संजीदगी से पूछा। आपकी तो कोई बात ही मेरी समझ में नहीं आई, साजिद बोला। कभी ऐसा मालूम होता है कि आप मुझे बचा रहे हैं, कभी ऐसा मालूम होता है कि मुझ में और फांसी के तख्ते में ज्यादा फासला नहीं है। कबल इसके कि इमरान जवाब देता, नवाब हाशिम बोल पड़ा। सुनो साजिद, यहाँ रिश्वत नहीं चल सकती। यहाँ सब बड़े लोग हैं, यहाँ इंसाफ होता है। आप गलत कह रहे हैं नवाब साहब, इमरान ने संजीदगी से कहा। यहाँ इंसाफ नहीं होता, इंसाफ अदालत में होता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम किसी एक की गर्दन फांसी के लिए पेश कर दें, और इसका फैसला मैं अभी किया देता हूं कि किसकी गर्दन फांसी के लिए ज्यादा मुनासिब रहेगी। फयाज खामोश बैठा था। उसने इस दौरान में एक बार भी बोलने की कोशिश नहीं की। वैसे उसे यकीन था कि फैसला कुन लम्हात जल्द ही आने वाले हैं। इमरान ने आगे बढ़कर मेज पर रखी हुई घंटी बजाई और दूसरे लम्हे अर्दली अंदर दाखिल हुआ। उसे यहाँ लाओ, समझे? इमरान ने अर्दली से कहा। जी हजूर, अर्दली ने कहा और कमरे से निकल गया। ना जाने क्यों कमरे की फिजा पर कब्रिस्तान की सी खामोशी छा गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां कोई जनाजा रखा हुआ हो। नवाब हाशिम और साजिद दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। इमरान सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा इस तरह फर्श की तरफ देख रहा था जैसे कालीन पर बनी हुई तस्वीरें इस सिलसिले में उसकी कोई मदद करने वाली हैं। अचानक बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और दूसरी लम्हे दरवाजे में दुर्दाना दाखिल हुई। अर्दली उसके पीछे चिक उठाए खड़ा था। साजिद का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया, लेकिन नवाब हाशिम के रवैये में कोई फर्क ना आया। उसने लड़की पर एक उचटती सी नजर डाली और फिर इमरान की तरफ देखने लगा। दुर्दाना दरवाजे ही में ठिठक कर रह गई। उसकी नजर नवाब हाशिम के चेहरे पर थी और आंखें फैल गई थीं। उस पर बिल्कुल सख्ते किसी कैफियत तारी थी। अब्बाजान! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और अगर इमरान आगे बढ़कर उसे संभाल न लेता तो उसका गिर जाना यकीनी था। उस पर गशी तारी हो गई थी। इमरान ने उसे एक कुर्सी पर डाल दिया। मैं इसका मतलब नहीं समझा। नवाब हाशिम इमरान को खूंखार नजरों से घूरता हुआ बोला। इसने मुझे अब्बाजान नहीं कहा था, इमरान ने लापरवाही से कहा। बहुत खूब, मैं समझ गया। अब मुझे किसी जाल में फांसने की कोशिश की जा रही है। साजिद, मैं तुमसे समझ लूंगा, नवाब हाशिम साजिद को घूंसा दिखाकर बोला। खामोश रहो, फयाज बिगड़ गया। तुम मेरे ऑफिस में किसी को धमकी नहीं दे सकते। हाँ, और आपकी आंखों के सामने मुझे जाल में फांसा जा रहा है। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। खैर, मुझे परवाह नहीं, देखता हूं मुझे कौन फांसता है। दुनिया जानती है कि मैंने शादी नहीं की थी और न 10 साल में कोई लड़की इस उम्र को पहुंच सकती है। एक नहीं 1000 ऐसी लड़कियां लाओ जो मुझे अब्बाजान कहकर मुखातिब करें। मगर कप्तान साहब, साजिद ने फयाज को मुखातिब किया, जरा देखिए दोनों में कितनी मुशाबत है। सचमुच फयाज कभी बेहोश लड़की की तरफ देखता था और कभी नवाब हाशिम को। दुर्दाना को उसने पहली बार देखा था। ओ साजिद, तुझसे खुदा समझे, नवाब हाशिम दांत पीस कर बोला। तो क्या इस लड़की को साजिद ने पैदा किया है? साजिद ने मुस्कुराकर कहा। नवाब हाशिम, इमरान भारी भरकम आवाज में बोला। मैं तस्दीक करता हूं कि तुम नवाब हाशिम हो और तुम्हारी जिंदगी में साजिद तुम्हारी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते। लड़के, तुम मुझे पागल बना दोगे। नवाब हाशिम बेसाख्ता हंस पड़ा। आप शायद नशे में हैं, साजिद भिना कर बोला। नहीं साजिद साहब, मैं नशे में नहीं हूं, बल्कि ठीक कह रहा हूं। नवाब हाशिम के फांसी पा जाने के बाद ही आप इनके हकीकी वारिस हो सकेंगे। कप्तान साहब, नवाब हाशिम बिगड़कर खड़ा होता हुआ बोला, यह आपका दफ्तर है या भंगड़ खाना? अगर ये बात मैंने कही होती तो तुम मुझे गोली मार देते। इमरान ने मुस्कुराकर फयाज से कहा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फयाज हत्थे से उखड़ गया। नवाब साहब तशरीफ रखिए, अभी तक मैं मजाक कर रहा था। यह हकीकत है कि आप बहुत सितम रसीदा हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए नवाब साहब कि हकीम मोइनुद्दीन आपके हमले के बावजूद भी अभी तक जिंदा है। अखबारात में उसकी मौत की खबर मैंने ही शाया कराई थी। क्या बकवास है? नवाब हाशिम हलक फाड़ कर चीखा। मैं जा रहा हूं। नहीं सरकार। इमरान जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख नवाब हाशिम की तरफ करता हुआ बोला। आप जाएंगे नहीं बल्कि ले जाए जाएंगे। तशरीफ रखिए। क्या आप बता सकेंगे कि पिछली रात दिलावर अली का नाम सुनकर आप पागलों की तरह फायर क्यों कर रहे थे? हट जाओ सामने से।
नवाब हाशिम ने पागलों की तरह कहा और दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इमरान की टांग चल गई। नवाब हाशिम मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा और इमरान ने बड़ी बेदर्दी से उसकी पुश्त पर अपना दाहिना पैर रख दिया। दुर्दाना जो होश में आ चुकी थी चीखती हुई इमरान की तरफ दौड़ी। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा दिल गवाही देता है कि अब्बाजान जिंदा है। ये तुम्हारे अब्बाजान नहीं है, इमरान ने कहा, जो नवाब हाशिम को पैर के नीचे दबाए रखने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। अब्बाजान है, इन्होंने सिर्फ अपनी दाढ़ी साफ कर दी है, खुदा के लिए हट जाइए। नहीं बोली लड़की, मैं अभी बताता हूँ। नवाब हाशिम ने पलटकर इमरान की टांग पकड़ ली, लेकिन दूसरे लम्हे में इमरान का घुटना उसकी गर्दन से जा लगा। नवाब हाशिम के हलक से आवाजें निकलने लगीं। फयाज, हथकड़ियाँ, इमरान बोला। फयाज मेज से उठा तो, लेकिन उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी। उसने अर्दली को आवाज दी। इतने में नवाब हाशिम इमरान की गिरफ्त से निकल गया। इमरान दूसरी तरफ लुढ़क गया, लेकिन उसने नवाब हाशिम की टांग किसी तौर भी न छोड़ी। इतने में नवाब हाशिम को अर्दलियों ने काबू करके हथकड़ियां लगा दी। भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को। नवाब हाशिम खड़ा होकर हाँफता हुआ बोला। बैठ जाओ। इमरान ने उसे कुर्सी में धक्का दिया। फिर वो लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ जो करीब ही खड़ी बुरी तरह हाँप रही थी। तुम्हारे बाप का नाम क्या था? इमरान ने लड़की से पूछा। दिलावर अली। लड़की फंसी हुई आवाज में बोली। मगर ये नवाब हाशिम है। दुर्दाना कुछ न बोली। इमरान ने उसे बैठने का इशारा किया। वो इसी तरह कांपती हुई बैठ गई। नवाब हाशिम, इमरान बोला, मैं तुम पर फरेबदही, कत्ल और एक शख्स पर कातिलाना हमले के इल्जामात आयद करता हूँ। करते जाओ, अदालत में निमट लूंगा। नवाब हाशिम ढिठाई से बोला। तुम इस लड़की के बाप दिलावर अली के कातिल हो, जो तुम्हारा हमशक्ल था। आज से 10 साल कबल तुमने उसे कत्ल किया था। लोगों ने उसकी लाश को तुम्हारी लाश समझने में गलती की थी, और यह गलती मुशाबत की बिना पर हुई थी। तुम 4 साल के लिए गायब हो गए, 4 साल बाद वापस आए और दिलावर अली के मकान में मुकीम हो गए। लड़की मुशाबत की बिना पर धोखा खा गई। अलिफ लैला की दास्तान। नवाब हाशिम ने एक हज़ियानी सा कहका लगाया। अच्छा, तो अब पूरी दास्तान सुनो। दिलावर अली तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद था और तुम्हारा हमशक्ल। उसकी माँ बचपन ही में मर गई थी। तुम्हारे वालिद उसे बहुत चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के बुरे बर्ताव से बचाने के लिए उन्होंने उसे इस शायरी से हटा दिया। वो दिलावरपुर के एक बोर्डिंग में परवरिश पाता रहा, वहीं पला बड़ा और तालीम हासिल की। वो फितरतन बहुत ही नेक और इल्म फ़न का दिलदादा था। बड़े होकर जब उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो उसने तहैया कर लिया कि वो इस शहर का कभी रुख ही नहीं करेगा। तुम्हारे बाप बराबर उसकी मदद करते रहे। उन्होंने उसे कुछ खानदानी नवादरात भी दिए थे, और वह सिंगारदान उनमें से एक था, जिसकी नकल तुमने तैयार करा के मूडी के गले लगाई और उससे 25,000 रुपये ईंट लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नवाब हाशिम, तुम उसे गलत नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे खिलाफ दर्जनों शहादतें मुहैया कर रखी हैं। बके जाओ। नवाब हाशिम बुरा समूह बनाकर बोला। इस बकवास पर कौन यकीन करेगा? हाँ तो फयाज साहिब, इमरान ने फयाज को मुखातिब किया। अब मैं दास्तान के उस हिस्से की तरफ आ रहा हूँ जहाँ नवाब हाशिम और दिलावर अली एक दूसरे से टकराती हैं। यह टकराव एक औरत की वजह से हुआ जो नवाब हाशिम की महबूबा थी, और यह हकीकत है कि पहले इसकी मुलाकात नवाब हाशिम ही से हुई। फिर शायद वह औरत किसी तरह से दिलावरपुर पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात दिलावर अली से हुई, जिसकी सूरत हूबहू नवाब हाशिम की सी थी। पहले वो उसे नवाब हाशिम ही समझी, लिहाजा बहुत बेतकल्लुफी से पेश आई, और फिर काफ़ी अरसे के बाद उसकी गलत फहमी रफा हुई, और वह भी इस तरह के एक मौका पर नवाब हाशिम और दिलावर अली इकट्ठा हो गए। दोनों हम उम्र थे। नवाब हाशिम को दिलावर अली के मुतल्लिक इल्म था, लेकिन दोनों पहली बार मिले थे, और ये मुलाकात ही बिना फसाद साबित हुई। वो औरत दिलावर अली को बेहद पसंद करने लगी थी। उसके आदात व इतबार शरीफों के से थे, और जहनी सलाहियतों के एतबार से वह नवाब हाशिम से बहुत ऊंचा था। औरत ने एक फैसला किया और उसे अपनी जामा पहनाया, यानी दिलावर अली से शादी कर ली। नवाब हाशिम के सीने पर सांप लौट गया, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहा। अलबत्ता इंतकाम की आग इसके सीने में सुलगती रही। 1 साल जिंदा रहकर वो औरत भी चल बसी, लेकिन वो अपनी एक निशानी छोड़ गई थी। इमरान दुर्दाना की तरफ इशारा करके खामोश हो गया। नवाब हाशिम इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे कोई नादान बच्चा उसके सामने बकवास करो। अब से 10 साल पहले जब दुर्दाना 10 साल की हो चुकी थी, नवाब हाशिम ने एक प्लॉट मुरतब किया। वो हर हाल में दिलावर अली से इंतकाम लेना चाहता था। इसने सबसे पहले अपनी एक आशना को एक तांगे वाले के साथ भगा दिया, फिर दिलावर अली को कत्ल करके अपनी जगह डाला और खुद रूपोश हो गया। जंग का जमाना था, इसे फौज में मुलाजमत मिल गई और वह समुंदर पार भेज दिया गया। 4 साल बाद इसकी वापसी हुई, और चूंकि वह दिलावर अली का हमशक्ल था, इसलिए दिलावर अली का रोल अदा करने में इसे कोई दुश्वारी ना आई। लेकिन कब तक? एक दिन इसे इशरत की जिंदगी को खैरबाद कहकर अपनी हवेली में वापस आना ही था। लेकिन हवेली में वापसी आसान ना थी। साजिद जायदाद पर काबिज था। उसका कब्जा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता। काफ़ी रकम की ज़रूरत पेश आती। इसके लिए नवाब हाशिम ने असली सिंगारदान की नकल तैयार करवाई और दुर्दाना को दिलावरपुर भेज दिया। जब वो वहां से वापस आई तो नवाब हाशिम अपनी हैसियत तब्दील कर चुका था। इसने लड़की को उसके बाप की मौत की इतला दी और खुद को दिलावर अली का दोस्त जाहिर किया। लड़की धोखे में आ गई। फिर लड़की के जरिए मूडी को फांसा। उसने 25,000 में नकली सिंगारदान खरीद लिया। लड़की रकम घर लाई और नवाब हाशिम ने उसे उड़ा लिया।
असली सिंगारदान और वो रकम आज भी इसके कब्जे में है। 1 मिनट, फयाज हाथ उठाकर बोला, तुम्हें इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? हकीम मोइनुद्दीन से, जो दिलावरपुर का बाशिंदा था और इस लड़की का बाप उसके गहरे दोस्तों में से है। वो दिलावर अली और इसकी जिंदगी के हालात से बखूबी वाकिफ है। मैं जब दुर्दाना की निशानदेही पर उस तक पहुंचा तो वह जख्म खाए हुए बेहोश पड़ा था। उस पर किसी ने चाकू से हमला किया था और अपनी दानिश में मुर्दा तस्वुर करके छोड़ गया था। लेकिन हकीकत यह है कि जख्म मोहलिक नहीं था, उसकी जान बच गई। लेकिन मैंने एहतियातन उसके कत्ल की खबर दिलावरपुर के अखबारात में शाया करा दी थी। इससे यह सारी हकीकत मालूम हुई। मैं किसी हकीम मोइनुद्दीन को नहीं जानता, नवाब हाशिम ने कहा। यह सब बकवास और साजिद की साजिश है। रुपए में बड़ी कुव्वत होती है। दुनिया के सारे आदमियों को पागल नहीं बनाया जा सकता। इतनी मुशाबत तो एक माँ के पेट में पैर फैलाने वाले भाइयों में भी नहीं हुई कि एक बेटी दूसरे को अपना बाप समझ ले। साजिद, ये ओछे हथियार अदालत में काम नहीं आएंगे। दिलावरपुर के बोर्डिंग से जहां दिलावर अली ने परवरिश पाई, उसकी तस्वीरें दस्तयाब हो सकती हैं, इमरान ने कहा। वो मेरी ही तस्वीरें होंगी, नवाब हाशिम ने कहा, जो बासानी साजिद के हाथ लगी होंगी और अब उन्हें साजिश में इस्तेमाल कर रहे। ठहरो इमरान, फयाज ने कहा। अगर दिलावर अली को कत्ल करना ही मकसूद था तो इतना पेचीदा रास्ता क्यों इख्तियार किया? इससे फ़ायदा क्या हुआ और इसे ना इख्तियार करके क्या नुकसान उठाना पड़ा? ज़रा देखिए, नवाब हाशिम ने तमस्कर आमेज लहजे में कहा और हंसने लगा। वो कत्ल किया जाता, इमरान बोला, इसकी तस्वीर शाया होती और शहर के एक बड़े आदमी से इसकी मुशाबत होने की बिना पर पुलिस यकीनन चौंकती और फिर जो कुछ भी होता जाहिर है फिर वही मुशाबियत। नवाब हाशिम बुरा समूह बनाकर बोला, आखिर इस मुशाबियत पर कौन यकीन करेगा? साजिश है तो बहुत गहरी लेकिन कामयाब नहीं हो सकती। और मैं ये जता देना चाहता हूं कि इस फर्जी दिलावर अली की जो भी तस्वीर पेश की जाएगी वो मेरी होगी और 100% मेरी होगी। अभी इस लड़की ने दाढ़ी का हवाला दिया था, लिहाजा मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि एक ज़माने में मैंने यूं ही दाढ़ी भी रख ली थी और दाढ़ी में अपने कई फ़ोटो भी बनवा लिए। तो तुम मुझे शिकस्त देने पर तुल गए हो नवाब हाशिम? इमरान मुस्कुराकर बोला। मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन दिलावर अली के मकान में तुमने छुपकर कागजात का एक ढेर जलाया था, लेकिन जिस चीज़ के लिए तुमने उस ढेर में आग लगाई थी वो उसमें मौजूद नहीं थी। तुम्हें भी यकीन नहीं था कि वो चीज़ जल ही गई होगी, इसलिए तुम उसकी तलाश में अपने 4 आदमियों के साथ पीले मकान में घुसने की कोशिश करते रहे हो। लेकिन वो चीज़ तुम्हारे हाथ ना लग सकी, वो मेरे कब्जे में है। क्या? नवाब हाशिम मुस्तरबाना अंदाज में बोला, फिर फौरन ही संभल कर हंसने लगा। हंसने का अंदाज ऐसा था जैसे वो इमरान का मजाक उड़ा रहा हो। तुम्हारी तलाक के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दिलावर अली एक बहुत ही मशाक किस्म का ब्लॉक मेकर था, इमरान ने कहा और नवाब हाशिम का चेहरा तारीख हो गया। वो अपने खुश खोंटों पर जुबान फेर रहा था। कैप्टन फयाज, इमरान मुस्कुराकर बोला, यह 15 साल पहले की बात है। दिलावर अली ने वॉइस राय के एक फरमान का ब्लॉक बनाया था जो जंग का प्रोपेगेंडा करने वाले एक सरकारी माहनामे में शाया किया था और साथ ही उस माहनामा के लिए काम करने वालों के फोटो भी शाये हुए थे। तुम्हें उस माहनामे में दिलावर ब्लॉक मेकर की तस्वीर भी मिल जाएगी। नवाब हाशिम को उसकी तलाश थी लेकिन वो मेरे हाथ लग गई। नवाब हाशिम ने हाथ पैर डाल दिए। वो खौफजदा नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अभी कुछ कहना चाहता हो, उसके लिए उसे अल्फाज ना मिल रहे हो। और नवाब हाशिम, इमरान शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ बोला, पिछली रात तुमने दिलावर अली के नाम पर अंधाधुंध फायर क्यों किए थे? वो आखिर थी क्या बला? साजिद ने पूछा। वो बला इमरान थी, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हारे पाए बाग में दरख्तों पर माइक्रोफोन के छोटे छोटे हॉर्न फिट कर रखे थे और बाग के बाहर से भूतों का प्रोग्राम नशर कर रहा था। इस वाक्य के तकरीबन 1 माह बाद नवाब साजिद और दुर्दाना हवेली के पाए बाग की एक रविश पर टहल रहे थे। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आपने मुझसे शादी करके गलती की है, दुर्दाना बोली। नहीं डियर, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक अक्लमंदी का काम किया है, साजिद ने मुस्कुराकर कहा। आप एक दिन सोचेंगे, सोचना ही पड़ेगा। काश मेरी बीवी भी नजीबुल तरफैन होती। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम एक शरीफ और ईमानदार बाप की बेटी हो। मेरे नजीबुल तरफैन चचा का हाल तो तुमने देख ही लिया। वो भी मुझे नाकर्दा गुनाह की सज़ा में फांसी दिलवाना चाहता था, महज अपनी गर्दन बचाने के लिए। तुम्हारे वालिद उससे यकीनन बेहतर थे। वो तो ठीक है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल नवाब साहब के लिए कुड़ रहा है। ओहो, नवाब साजिद ने कहका लगाया। तुम भी अपने बाप ही की तरह से बहुत ज़्यादा नेक मालूम होती हो, मगर चचा साहब फांसी से किसी तरह नहीं बच सकते। इमरान ने उन्हें चारों तरफ से फांस दिया है। वही गजब का आदमी है ये इमरान भी। ऐसा उल्लू बनाता है बातों ही बातों में कि बस देखते ही रह जाओ। आखिर वक्त तक पता नहीं चलता कि नज़ला किस पर गिरेगा। आहा, बेचारे मूडी को तो हम भूल ही गए। मैं एक बात सोच रहा हूँ डियर, अब तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है। कहिए क्या बात है? मूडी के रुपए तो हम वापस कर चुके हैं, फिर क्यों ना हम असली सिंगारदान भी उसे प्रेजेंट कर दें। देखो उसकी शराफत, अगर वो ज़रा भी सख्त हो जाता तो तुम जेल पहुंच जाती। आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, तो कल हम उसे मदऊ करेंगे। इमरान साहब को भी बुलाइएगा। नहीं, वो तो अब मुझे पहचानने से ही इनकार करता है। कल क्लब में बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं बहुत लहकर उसे मिला।
लेकिन उसने निहायत खुश्क लहजे में कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। दुर्दाना हंसने लगी।